सदियों पहले की बात है। एक चौड़ी नदी के दोनों तरफ दो नगर बसा करते थे। बीच में एक लकड़ियों की बनी चौड़ी पुल थी जो दोनों नगरों को आपस में जोड़ती थी। हालांकि व्यक्तिगत रूप से दोनों के संपर्क काफी बेहतर नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों नगरों के बीच सामानों की अदला बदली हुआ करती थी। नदी के दाहिने तरफ पड़ने वाले साम्राज्य के एक राजा थे, राजा श्रीकांत। वे उनकी बुद्धि और अत्यधिक कोमल हृदय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को एक परिवार की तरह बनाकर रखा था। सब कुछ सुखद था वहां, लेकिन वक्त कभी एक जैसा तो नहीं रहता। आधी रात का समय था जब अचानक महल में चीख पुकार की आवाज आई। राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला किया था। नदी के बाईं तरफ पड़ने वाले राज्य ने आज बहुत दिनों से चली आ रही नाराजगियों का दिल खोलकर भड़ास निकाल लिया था। बगैर युद्ध का ऐलान किए युद्ध शुरू हो गया। ये रात इन दोनों नगरों के लिए काल बनकर आया था। पूरे 4 दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। दाहिने दिशा के राज्य के सैनिकों ने अपनी कुशलता का शानदार प्रदर्शन किया और आखिरकार जीत उनकी ही हुई। मानना पड़ेगा, इस पूरे युद्ध में दाहिने दिशा वाले क्षेत्र के राजा ने सेना के साथ मिलकर जो काम किया था वो काबिले तारीफ था, और इसी प्रक्रिया में वे बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके शरीर में अनगिनत घाव बन गए थे। तीर और भालों से बने घाव असहनीय दर्द देते हैं, क्योंकि इन तीरों में जहर मिश्रित पावडर लगा होता है जो शरीर के भीतर जाकर धीरे धीरे घावों को बढ़ाता है। नगर में एक तरफ जहां जीतने की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ राजा, जिनका नाम श्रीकांत था, उनकी तकलीफों से समूचा साम्राज्य ही उदास था। बड़े से बड़े वैद्य मिलकर भी राजा की तकलीफ को कम नहीं कर पा रहे थे। वे अपने बिस्तर में पड़े पड़े कराहते रहते थे। उनके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। वे अब अपनी मौत की कामना कर रहे थे, लेकिन ना वे मर रहे थे, ना ही दर्द की वजह से जी पा रहे थे। दूसरी तरफ पूरे नगरवासी चाहते थे उनके प्रिय राजा जी उठे, किसी भी तरह उनके दर्द की समाप्ति हो। लेकिन दिन बढ़ते जा रहे थे। राजा के घाव भी अब सड़ने लगे थे। उनमें से छोटे कीड़े बाहर आते थे। अब और तो और वे कीड़े ही उनके बाकी बचे शरीर को कुतर रहे थे। उनके समीप हर दिन हजारों नगरवासी इकट्ठे रहते थे। कोई उनके शरीर को गीले कपड़े पोंछता, तो कोई शरीर से निकलने वाले उन घिनौने कीड़ों को हटाता। हर किसी की आंखों में नमी नजर आती थी। कोई शक नहीं था कि राजा श्रीकांत में पूरे नगर के लोगों की जान बसती थी। उन्होंने कभी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं किया। खुद भी वही खाते थे जो पूरे नगरवासियों के लिए बनता था। महल में हर दिन वे गरीबों के लिए भोज बनवाते थे। इस तरह वे अपने नेक दिल के लिए सभी में जाने जाते थे। लेकिन इस वक्त वे जिस असहनीय दर्द को झेल रहे थे, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आसपास के राज्यों के वैद्य और मुनियों को भी बुलवाया गया, लेकिन किसी भी औषधि से उनका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तब एक दिन नगर में एक महिला आई। वे कोई आम महिला नहीं थी। भले ही उनकी वेशभूषा किसी साध्वी जैसी नहीं थी, लेकिन उनका दावा था कि वे ईश्वर के काफी निकट है और ईश्वर ने ही उन्हें राजा की मदद करने के लिए भेजा है। वे अकेले में राजा से काफी देर तक बातें करती रही। फिर एक निश्चित दिन में उन्होंने पूरे नगर के सामने कुछ ऐलान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस दिन पूरे नगरवासी के साथ साथ राजा के पूरे परिवार के सभी सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। इसलिए तय किए दिन में सभी को बुला लिया जाए। राजा के सभी दूर दराज तथा निकट के रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। राजा ने एक ही शादी की थी, लेकिन उनकी पत्नी काफी पहले ही मर चुकी थी। लेकिन उनके एक पुत्र थे। इन दिनों वे नगर से काफी दूर एक गुरुकुल में शिक्षित होने गए थे। उन्हें भी बुलवाया गया, लेकिन किसी अभ्यास में व्यस्त होने की वजह से उनके गुरु ने उनकी जगह अपने एक दूसरे शिष्य को भेज दिया। नियत दिन में सभी उपस्थित थे। वे ज्ञानी महिला भी आ गई थी। उन्होंने कहा, देखिए, मैं चाहकर भी इस जन्म में आप सबके राजा के दर्द को कम नहीं कर सकती, लेकिन इनके नेक कर्मों की वजह से ईश्वर इन्हें एक वरदान देना चाहते हैं। भले ही राजा इस जन्म में अपने असहनीय दर्द से तड़प तड़प कर ही मरेंगे, लेकिन आगे के तमाम जन्मों में राजा श्रीकांत को कोई भी दर्द छू नहीं पाएगा। वे चाहे कितने ही युद्ध लड़े, चाहे कितनी भी उन्हें शारीरिक चोटें आए, दर्द का जरा सा कतरा भी उन्हें छू नहीं पाएगा। लेकिन वो दर्द किसी और के ऊपर श्राप बनकर गिरेगा। इस जन्म में को भी राजा श्रीकांत के साथ दगाबाजी करेगा। आगे के तमाम जन्मों में उसका जन्म भी राजा के जन्म के दिन एक साथ होगा, बिल्कुल एक समय में, एक दिन में, और राजा के संपूर्ण जीवन का दर्द वही दगाबाज झेलेगा। वो ना इंसान होगा ना जानवर,
लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकेंगे। वो इतना घिनौना होगा कि इंसान तो क्या भूत पिशाच भी उसके पास नहीं आएंगे। इसलिए आज मैंने राजा से जुड़े सभी लोगों को यहाँ बुलवाया है, ताकि कोई भी इस भयंकर श्राप के बारे जानकर ही सही राजा के साथ बेईमानी ना करें। ये जन्म फिर से लेंगे एक तय वक्त में, जब इंसानी फितरत बेईमानी, छल और कपट पर उतर आएंगे, तब इनका जन्म होगा। मानव जाति को मिसाल देने के लिए कि कभी कभी किसी को ठगना आपको कितने बड़े श्राप का भागीदार बना देता है। ये सब बोलकर वे ज्ञानी महिला राजा से विदा लेकर चली गई। राजा श्रीकांत बेहद चिंतित थे। वे खुद को मिले वरदान से ज्यादा किसी को मिलने वाले श्राप से परेशान थे। ना जाने उनका ही कौन अपना इस श्राप के चंगुल में जा फंसेगा। राजा जानते थे धोखे अक्सर अपनों से ही तो मिलते हैं। उस दिन सभी अपने अपने घर लौट गए। राजा के कुछ बेहद करीबी थे जो राजा के इन अंतिम दिनों में उनके साथ ही रहना चाहते थे, और फिर उनकी प्रजा और समस्त नगरवासी तो थे ही राजा के लिए जान लुटाने वाले। राजा के पुत्र की जगह गुरुकुल का जो एक दूसरा छात्र आया था, वो भी वापस गुरुकुल लौटने के लिए निकल गया था। वो जाकर राजा के पुत्र को ये सारी जानकारी देने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में उसे कोई मिला, कोई ऐसा जो राजा के बेहद करीबी थे। उसने उस शिष्य की झोली अशर्फियों से भर दी थी और बो दिया था उसके भीतर बेईमानी का बीज। काश उस दिन दूसरे शिष्य की जगह राजा का बेटा खुद ही अपने पिता से मिलने आ जाता, लेकिन पिता की ऐसी स्थिति की खबर ही कहाँ थी उसे। राजा के पुत्र को उनके पिता की बिगड़ी तबीयत और चोटों के विषय में कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल की थी और वे इन दिनों तरह तरह के महत्वपूर्ण अभ्यासों में व्यस्त थे। उनके गुरु नहीं चाहते थे कि इस तरह की खबरें उसका ध्यान भंग करें, वो विचलित होकर यहाँ से चला जाए। लेकिन दूसरे शिष्य ने जाकर जो बातें उसे बताई, उसे सुनकर राजा का पुत्र उसी दिन गुरुकुल से नगर के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी वेशभूषा बदल ली थी। फकीरों की तरह वो महल में आया। उसके आने की खबर सिर्फ एक इंसान को ही थी, जिसने महल में घुसने और राजा से मिलने के लिए उसकी मदद की। गहरी रात थी। राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्द उन्हें वैसे भी सोने नहीं देता था। वे लेटे लेटे कराह रहे थे। तभी कमरे में उनका बेटा आया। राजा उसे देखकर पहले तो चौंक गए, फिर मरने से पहले एक बार उसे देखने की इच्छा को संपूर्ण होता देखकर खुशी के आंसू बहाने लगे। राजा का बेटा भी पिता की ऐसी हालत देखकर भावुक हो गया। वो महज 8 वर्ष का था जब उसे गुरुकुल भेज दिया गया था, ताकि वो पूरे 10 साल बाद शिक्षित होकर नगर लौटे और राजा अपनी जगह उसे देकर चैन से जी सके। लेकिन हालात कितने बदल गए थे। राजा का बेटा राजा श्रीकांत के पैरों के पास ही बैठा सुबकने लगा। फिर उसने अपनी झोली खोली और मिट्टी के भाड़ में से एक कटोरी खीर निकालकर राजा को खिलाने लगा। वो जानता था वो अपने पिता को मौत खिला रहा है। उस खीर में जहर उसने अपने हाथों से ही तो मिलाया था। खीर खिलाकर वो वापस गुरुकुल जाने के लिए निकल गया। नगर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि राजा के बेटे नगर आए थे। खीर खाने के बाद राजा को नींद आने लगी। उन्हें अपना दर्द जरा कम महसूस हुआ और वे सो गए, कभी न जागने के लिए। अगली सुबह नगर में अफरा तफरी मच गई। हर कोई विलाप कर रहा था। राजा की मौत ने जैसे पूरे साम्राज्य से उसकी रूह ही छीन ली थी। लेकिन कोई था, कोई जो राजा की मौत पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये राजा की इकलौती बहन के मंझले पुत्र थे। रिश्ते में वे राजा के भांजे थे। वे और उनकी मां को राजा से हमेशा ही शिकायत रही थी कि राजा ने उनकी इकलौती बहन की शादी किसी बड़े राजघराने में ना करवाकर एक छोटे से राज्य के सामान्य राजा से करवाई थी, और बहुत जल्द ही उन्हें दूसरे राज्य के राजा ने मारकर उनका राज्य हथिया लिया था। राजा का बचा खुचा परिवार अब एक निम्न वर्ग के मकान में रहता है। उन्होंने ही गुरुकुल के उस दूसरे शिष्य को असरफियों का लालच देकर राजा के पुत्र को यह कहने को कहा था कि राजा बेहिसाब दर्द में है, उनकी पीड़ा असहनीय है, लेकिन वे तभी मर सकेंगे जब उनका अपना ही कोई खून उन्हें जहर देगा। उसके बाद ही जल्द राजा दूसरा जन्म लेंगे और एक नए रूप में परिवार के पास लौटेंगे। राजा का अपना खून के नाम पर एक उनका बेटा ही तो है। उनके बेटे को कहना वो वेशभूषा बदलकर रात में महल आए और अपने हाथों से बनाए किसी पकवान में जहर मिलाकर अपने ही हाथों से राजा को खिलाए। नगर में किसी को खबर ना हो कि वो यहाँ आया था। अगली सुबह वो लौट जाए गुरुकुल। महल में घुसने में मैं उसकी मदद कर दूंगा, तुम बस उसे इतना ही बता देना
दूसरे शिष्य ने भी वैसा ही किया और राजा अपने ही बेटे के हाथों से खाए जहर की वजह से मारे गए। उनके भांजे को लगा कि उन्होंने सांप भी मार दी और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन वे कहां जानते थे प्रकृति से खेलना इतना आसान भी नहीं होता। जो सजा उन्हें सालों बाद मिलने वाली थी, उस श्राप की शुरुआत इसी जन्म में होने वाला था। राजा के बेटे को जब बाद में सब सच्चाई मालूम चली तो उन्हें बेहद पछतावा हुआ। बाद में अपने के पाप का पश्चाताप करने के लिए वे सांसारिक मोह माया को त्याग कर कहीं दूर पर्वतों पर चले गए। राजा श्रीकांत के भांजे को नगरवासियों ने नियति के लिए ही छोड़ दिया था। राजा श्रीकांत मारे गए, लेकिन उन्हें मारने वाले दो लोग थे। संयोग से दोनों ही उनके अपने थे। एक जिसने उनके साथ बेईमानी की थी, वही दूसरे जिसने खुद अपने हाथों से उन्हें जहर खिलाया था, लेकिन उसके मन में पाप नहीं था। इस तरह राजा को वरदान के साथ जो श्राप उनके दुश्मनों को मिला था, वो इस तरह बंट गया कि बेईमानी करने वाला ही राजा के हिस्से का दर्द झेलेगा, और जिन्होंने उसे जहर दिया था वो ता उम्र राजा का ख्याल रखेगा बाकी के तमाम जन्मों में। बगैर राजा के उस नगर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चौपट होती गई। लेकिन इन सब में जो सबसे अजीब था वो था कि महल में जबरदस्ती रह रहे राजा के उसी भांजे के साथ इन दिनों कुछ अजीब हो रहा था। उनका शरीर पिघलता जा रहा था और वे कुरूप बनते जा रहे थे। वे अब महल से नहीं निकलते थे, लेकिन उनकी कुरूपता के चलते ही धीरे धीरे उनके कुछ चेले चपाटी भी उन्हें छोड़कर भागने लगे। और एक समय ऐसा आया कि पूरा नगर ही खाली हो गया। सभी उस नगर को छोड़कर चले गए। लोगों का कहना था वो राजा के भांजे बिल्कुल राक्षस बन गए थे। वो किसी भी वक्त अचानक चिल्लाने लगते, ऐसा लगता जैसे कोई उस पर अनगिनत कोड़ी बरसा रहा हो। दिन में तो वो नहीं निकलता था, लेकिन रात के अंधेरे में वो अक्सर अपना भयानक रूप लोगों को दिखाकर सबको डरा देता था। सुनने में आया था वो लोगों से मदद मांगता था, लेकिन उसने जो घिनौना कृत्य राजा के साथ किया था, उसके बाद नगर का कोई भी मनुष्य उसकी मदद करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस तरह एक विशाल साम्राज्य सिर्फ एक बेईमानी की वजह से खत्म हो गया। कहानी वर्तमान में। सोमनाथ चट्टोपाध्याय। ये कहानी अखिलेश बर्मन को सुना रहे थे और अखिलेश बर्मन पूरी तरह हैरत में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टरों ने उनके बेटे की जिस कमी को एक बीमारी का नाम दिया था, वो विज्ञान को टक्कर देने वाली कितनी पेचीदा असलियत है। कहानी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब जो शुरू होने वाला था वो खुद अनेकों कहानियों का संग्रह बनेगा। गीनू को मरे 3 दिन बीत गए थे। घाटी में सभी चैन की सांस ले रहे थे, लेकिन एक दोपहर, सुनिए, मैं लिली हूं। लिली ने घाटी के ही एक सभ्य इंसान को रोककर कहा। वो आदमी शायद किसी स्कूल का शिक्षक था। ये भरी दोपहर का वक्त था और वो अपने घर लौट रहा था। लिली बेहद मैले कुचैले कपड़ों में अस्त व्यस्त सी थी। उसे देखकर लगता है जैसे वो कब से सोई ना हो। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। शरीर अजीब तरह से सिकुड़ने लगा था, जैसे भीतर ही भीतर कोई डर उसे खा रहा हो। वो आदमी ही सहसा ही रुक गया। बड़ी बारीकी से उसने एक नजर लिली पर डाली, दिमाग पर जोर दिया, और तभी उसे याद आया, ये तो वही लड़की है जिसकी तलाश घाटी में लगभग कई दिनों से चल रही थी। ये इस हालत में यहाँ कैसे? बार बार कभी पुलिस तो कभी इस लड़की के परिवार वाले यहाँ आकर घाटी के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। लिली उसी रात से गायब थी जिस रात वे 4 दोस्त मिलकर अपने YouTube चैनल के लिए गिनू को रिकॉर्ड करने आए थे, और इसी सिलसिले में उनमें से 3 गिनू के हाथों बेरहमी से मारे गए थे। और लिली को प्रज्ञा की रूह यहाँ से लेकर अपने घर यानी कुएं के पास ही कैद कर लिया था। लगभग तभी से लिली गायब थी। उस सभ्य आदमी ने बड़े ही अदब से लिली को जवाब दिया, जी लिली, आपको तो हम सब अच्छे से जानते हैं। बताइए, आप इतने दिन कहाँ थी? आपके परिवार वाले कितने परेशान थे? और अब आपकी ये हालत लगता है जैसे आप काफी दिनों की बीमारी के बाद आज जागी है। जी, ऐसा ही कुछ है, लेकिन फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनना। इस घाटी में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हो सके तो आज के आज पूरी घाटी खाली कर दीजिए आप लोग। ये क्या अनाप शनाप बक रही है आप? अभी अभी तो घाटी की मुसीबत टली है और अभी आप यहाँ फिर लोगों को डराने आ गई है। बेहतर होगा आप अपने घर जाइए और इस पागलपन से बाहर निकलिए। जितना बुरा होना था सब हो चुका है। घाटी ने बहुत से लोगों को खोया है। आपने भी तो अपने 3 दोस्तों को खो दिया। अब सब ठीक हो जाएगा। देखिए, आप अपने घर लौट जाइए। काश मैं घर लौट पाती।
ये कहते वक्त लिली के लगभग सफेद पड़ चुके चेहरे में अत्यंत बेबसी नजर आ रही थी। उसने अपनी गर्दन नीचे की और अपने पैरों को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पैरों में जंजीरें दिख रही थी, जैसे उसे कहां तक जाना है ये दूर बैठा जंजीरों की कड़ी को पकड़े कोई तय कर रहा था। जंजीरें अदृश्य थी, लेकिन लिली उन्हें महसूस कर सकती थी। लिली ने एक बार फिर कहा, देखिए, मैं पागल नहीं हूं, मेरी बात मान लीजिए, वरना घाटी में तबाही बस शुरू होने ही वाली है। इतना बोलकर लिली उल्टे पैर वापस उधर जाने लगी जहां से वो आई थी। सामने वाले को लगा कि लिली गहरे सदमे में है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। लेकिन लोगों को कहां पता था कि लिली की खामोश बातों में सच्चाई चिल्ला रही थी। लिली के उल्टे कदमों के साथ घाटी की रौनक जा रही थी। आम दिनों की तरह यह दिन भी गुजर गया, लेकिन रात तो अभी बाकी थी। दूसरी तरफ बर्मन विला में लगभग पूरे 2 दिनों से अखिलेश बर्मन सोमनाथ चट्टोपाध्याय के साथ एक ही कमरे में बंद थे। वे खासे परेशान थे और डरे हुए भी। शकुंतला जी को अपने मां के घर भेज दिया गया था ताकि उनकी दिमागी हालत में थोड़ी सुधार हो सके। सोमनाथ चट्टोपाध्याय की अधिकतर बातें अखिलेश जी के सर के ऊपर से ही जा रही थी, लेकिन वे सब कुछ समझना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास था। वे जानते थे कहीं ना कहीं वे इतिहास के पुराने और अनसुलझे रहस्यों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें यह करना ही होगा ताकि उन सब का इतिहास आज के वर्तमान को कहीं से भी जरा सा चोटिल ना कर सके। उन्हें तो उनके बेटे की हिफाजत के लिए चुना गया था और उन्होंने क्या किया? सब कुछ जानकर भी उसे मरने के लिए छोड़ दिया। काश ये सब होने से पहले वे अपनी कहानी को जान पाते। काश राजा के बेटे के रूप में वो अपने फुफेरे भाई की बात को मानते ही नहीं, ना ही उस जन्म में राजा के साथ किसी तरह की बेईमानी होती, ना होता इस श्राप का जन्म। वे तो वैसे भी अपने दर्द से बेहाल थे और उनका दर्द उन्हें एक दिन ले ही डूबता। लेकिन राजा के भांजे ने तो सांप और लाठी को एक साथ खत्म करने की योजना बना दी थी। उन्हें लगा झूठ बोलकर वे राजा के बेटे के ही हाथों उन्हें मरवाकर दोनों को ही रास्ते से हटा सकते थे। उन्हें लगा वे हथिया सकते थे उस विशाल साम्राज्य को जिसकी विशालता राजा को पूछती है। काश सब कुछ शुरू से शुरू ही नहीं होता, लेकिन अब तो हो चुका था। लालच, धोखे और बुरी ताकतों का यह भयानक खेल अब ना जाने कौन कौन से तूफानों को आवाज देगा। रात का अंधेरा बस घिरा ही था। बिजली के जगमगाते खंभों के पास लोग बाहर खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बच्चे अपने अपने झुंड के साथ छुपन छुआई खेल रहे थे। कहीं औरतें एक साथ जुटकर किसी नए अचार को बनाने की विधि सीख रही थी। कुछ ऐसा ही सुंदर माहौल घाटी में कुछ सालों पहले भी हुआ करता था। सब कुछ कितना सुखद था यहाँ। लेकिन अचानक घाटी की बिजली रद्द हो गई। आसमान में काले बादलों सा कुछ घिरने लगा और इस रात कुछ ऐसा हुआ जो लोगों की सोच से परे था। आसमान में घिरे काले बादलों सा कुछ जो था वो असल में काले भूरे कीड़े थे, उड़ने वाले कीड़े। देखते ही देखते उन कीड़ों ने आसमान की सारी सफेदी ही छीन ली, जैसे घाटी के जमीन पर किसी ने काली चादर बिछा दी हो। घाटी में पहले तो अफरा तफरी मच गई, फिर बेहिसाब चीखों से घाटी गूंजने लगी। ऐसी चीखें जो रूह तक को डरा दे। लेकिन ये चीखें लगभग आधी रात तक सुनाई देती रही और फिर भोर के हल्की रोशनी में एक और भयानक नजारा मुंह उठाए खड़ा था। घाटी के सभी छोटे बड़े झीलों का पानी अपना रंग बदल चुका था। लाल रंग, यकीनन वो मासूमों के खून का रंग था। घाटी की आधी से अधिक आबादी खत्म हो गई थी और इस बार पूरा शहर खौफ में समा गया था। घाटी में कोई नरभक्षी दानव है जो बेरहमी से लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि ऐसा सिर्फ घाटी में ही हो, वो अपनी सीमाएं बढ़ा भी तो सकता है। लेकिन कोई था जो जानता था, हाँ, वो दानव अपनी सीमाएं बढ़ा नहीं सकता, उसकी कमियां जानता है वो। उस रात घाटी की आसमान से मौत बरस रही थी। आसमान में उड़ रहे काले कीड़े इतने भी सामान्य नहीं थे। वो कीड़े थे जो घिनों के शरीर से चिपके होते हैं। पहले वो सामान्य कीड़े ही हुआ करते थे, लेकिन घिनों की मौत ने उन्हें बेहिसाब ताकतें दे दी थी। वे अपना आकार बढ़ा सकते थे, वो लोगों का खून पी सकते थे और उस रात घाटी में वही हुआ था। लोगों को मारकर उन्हें घाटी के ठंडे पानी में फेंक दिया गया था। जो लोग बचे थे वे आतंक के मारे अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से भाग गए थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय लोगों की मौत से दुखी जरूर थे, लेकिन कम से उन्हें अब यह पता था
कि घिनू शहर के किस कोने में है। कहानी कुछ महीनों पहले। उस रात प्रज्ञा की रूह ने लिली को अपनी आप बीती दिखाई थी उसने कि कैसे अपने पिता की गिरी हुई सोच ने उसकी जान ले ली। सज्जा मिली थी उसे बेटी बनकर जन्म लेने के कारण। लिली भी प्रज्ञा के लिए बहुत दुखी थी। उसे अब उससे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके प्रति वो सहानुभूति महसूस कर रही थी। प्रज्ञा अब लिली को कभी कभी साफ साफ दिखने लगती थी, कभी कभी वो मुस्कुरा भी देती थी। वो कुछ पारदर्शी सी थी। कभी वो 7-8 साल की बच्ची की तरह दिखती, तो कभी अचानक ही उसका आकार बढ़ जाता और वो एक युवती की तरह लगती। लिली को महसूस होता था शायद आत्माएं समय चक्र में ही कहीं फंसी रह जाती है। वे जब खुद को जैसा महसूस करती, उसी तरह उनका आकार भी बदलने लगता। दोनों के बीच एक अनसुलझा था संपर्क बनने लगा था। लेकिन अभी भी जब लिली कभी इस खंडहर नुमा घर से बाहर निकलकर भागने की कोशिशें करती, तो प्रज्ञा की रूह उसे रोक लेती थी। ऐसा लगता जैसे ना चाहते हुए भी प्रज्ञा को ऐसा करना पड़ता था, जैसे वो किसी बड़ी शैतानी शक्ति की अधीन हो गई हो। लेकिन एक रात लिली को प्रज्ञा रोती हुई मिली। कुएं के पास बैठी अपना सर अपने घुटनों में छुपाए वो सिसक रही थी। अजीब सा माहौल था, जैसे प्रज्ञा के साथ साथ आसपास की सभी चीजें आहिस्ते आहिस्ते रो रही थी। कुएं की गहराई, सामने की झाड़ियों के पीछे से मेंढक और वो जर्जर घर भी। लग रहा था जैसे सब कुछ उसके साथ ही सुबक रहा हो। लिली भी प्रज्ञा के पास जाकर बैठ गई। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन लिली के करीब जाते ही प्रज्ञा की रूह अचानक से गायब हो गई। लेकिन वो फिर जल्द ही दिखने लगी। मेरी माँ से मुझे मिलवाओगी? एक बेहद ठंडी आवाज को सुनकर पलटी थी लिली और उसे प्रज्ञा दिखी। हाँ, चलो मेरे साथ, हम चलते हैं ना तुम्हारी माँ के पास। कहाँ है वो? मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन तुम तो मुझे भी यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देती। उसने मना किया है ना? लेकिन वो है कौन? क्यों ऐसा कर रहा है वो? तुम्हें पता है, वो लोगों की जानें लेता है। हमें क्योंकि किसी ने उसे धोखा दिया है, उसे बहुत दर्द होता है। मैंने देखा है उसे चीखते हुए। लेकिन किसी एक की गलती की सजा सबको देने का क्या मतलब है? और तुम जाओ मेरी माँ के पास, उन्हें लेकर आना, मैं यही इंतजार करूंगी। बगैर लिली के सवाल के जवाब दिए प्रज्ञा ने ये मदद उससे बिल्कुल सपाट शब्दों में मांगा था। उसके बाद प्रज्ञा के बताएं रास्तों से जाकर लिली प्रज्ञा की मां नीलिमा जी से मिली। वे असम के किसी एक गांव में रह रही थी इन दिनों। और फिर आगे की कहानी उन्होंने ही बताई। उस वक्त मैं बुरी तरह डिप्रेशन में जी रही थी। मैं बीमार थी, लेकिन मुझे प्रज्ञा की यादों ने बहुत उदास कर रखा था। मुझे हर वक्त उसकी याद आती थी। उसके आसपास होने के एहसास को महसूस कर मुझे सुकून मिलता था। लेकिन मेरे पति सुब्रत दास को यह पसंद नहीं था कि मैं प्रज्ञा को याद करूं। अरे, वो तो नफरत करते थे उससे। मैं फिर भी किसी एक चमत्कार के इंतजार में जी रही थी। और फिर घर में अजीब सी चीजें होने लगी। कमरे में, रसोई में, आंगन में, यहाँ तक कि बिस्तर में भी बालों के गुच्छे नजर आने लगे। शुरू में तो मुझे लगा कि बाल मेरे ही होंगे, लेकिन नहीं, वो मेरे बाल नहीं थे। ये बात मुझे पता चली जब एक दिन इन बालों से परेशान होकर मैंने अपने सारे बाल ही काट दिए। लेकिन इसके बाद भी बालों का हर जगह मिलना जारी रहा। एक शाम जब मैं बाहर बैठी थी, तभी कुछ बालों के गुच्छे उड़ते हुए मेरे पैरों के पास आकर गिरे। और जब मैंने उन्हें हाथों में लेकर गौर से देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि इन बालों में से तो मेरी प्रज्ञा की खुशबू आ रही थी। इसका मतलब था ये बाल संकेत थे मेरी प्रज्ञा के मेरे आसपास ही होने के। मैं फिर उन बालों को इकट्ठा करने लगी। उन्हें मैं एक छोटे से बक्से में रखती थी, और जब भी मुझे प्रज्ञा की याद आती तो मैं उन बालों को छूकर रो लेती थी। शायद उन बालों पर मेरे आंसुओं के गिरने के बाद ही वो शुरू हुआ। अब बक्से में रखे बाल अपना आकार बदलने लगे थे। धीरे धीरे वो एक गुड़िया बन रही थी। मैं हर दिन बक्से को खोलकर देखती, तो किसी दिन गुड़िया की एक हाथ बनी होती, तो किसी दिन दूसरा हाथ। धीरे धीरे वो बढ़ रही थी। मैं बहुत उत्साहित थी उसे पूरा बनते हुए देखने के लिए। मुझे लगता था जैसे जिस दिन ये गुड़िया पूरी बनकर तैयार हो जाएगी और उसी दिन मेरी प्रज्ञा लौट आएगी। और एक दिन वो गुड़िया बनकर तैयार भी हो गई। लेकिन वो प्रज्ञा में नहीं बदली। वो एक ऐसी चीज बनी जिसके बदौलत दो लोगों की जान बच गई। मेरी डिलीवरी के दिन नजदीक आ रहे थे और इसलिए मुझे मेरी माँ के घर जाना पड़ा। मेरे पति यानी सुब्रोती भी मेरे साथ ही थे। मेरी माँ का घर यहाँ मतलब असम में ही था।
मैं मेरी माँ की इकलौती संतान थी। गर्भावस्था के आखिरी दिनों में मेरी माँ ने ही मेरा ख्याल रखा और एक रात मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। संयोग से उस दिन माँ घर के लिए राशन लाने शहर गई थी और तेज बारिश की वजह से उन्हें शहर में ही उनकी बहन के घर पर रुकना पड़ा। देर रात मुझे दर्द का आभास हुआ तो मैंने सुब्रतो को पास के ही एक दाई माँ को बुला लाने के लिए भेजा। इधर उनके जाते ही मेरी प्राची इस दुनिया में आ गई। तमाम पूजा पाठ, तमाम ढोंगी बाबाओं की भविष्यवाणियों को झुठलाकर वो एक लड़की के रूप में आई थी। उसके पिता के अहंकार को, अंधविश्वास में डूबी आंखों को खोलने मेरी प्राची आई थी। मैं दर्द से तड़प रही थी। अभी तो प्राची भी मुझसे गर्भनाल के जरिए जुड़ी हुई थी। तभी उसके पिता आए। वो दाई माँ को लाने गए आज और उन्होंने कहा था वे बस कुछ देर में आ रही। उन्होंने सुब्रतो को गर्म पानी करके रखने को कहकर वापस घर भेज दिया था। लेकिन घर आकर उन्होंने जो देखा वो उनकी सोच से परे था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार उनको बेटा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। मैंने देखा था एक अजीब सा पागलपन उनमें उतर आया था, जैसे उनके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो। मैं तो डर से थर थर कांप रही थी। प्राची को सीने से दबाकर मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह सुब्रतो दास को बुद्धि दे और वे अपनी बेटी को स्वीकार ले। लेकिन उन्होंने उस दिन जो किया उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। पहले तो वे ना जाने क्या बड़बड़ाते हुए घर में रखे छोटे से मंदिर के समस्त देवी देवताओं की तस्वीरों को उठाकर पटकने लगे। वे इतने गुस्से में थे कि उनके आवाज में एक गुर्राहट महसूस कर पा रही थी मैं। लेकिन फिर न जाने उन्हें क्या सोची, वे रसोई से एक हंसुआ उठा लाए, हंसुआ जिससे घास काटी जाती है, और उस हंसुए से उन्होंने मुझ पर कई वार किए। वे बड़बड़ा रहे थे, आज ही वे मुझे और अभी अभी जन्मी बच्ची को जान से मार देंगे। मैं वैसे भी दर्द में थी, ऊपर से चोटों की वजह से मैं अपने बचाव में सिवाय चिल्लाने के और कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं बस अपने भगवान को याद कर रही थी। लेकिन तभी कुछ बिल्कुल अलग हुआ। मैंने ईश्वर को याद किया, लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी ही शक्ति ने मेरी मदद की। उस रात मैंने देखा मेरे बक्से में से एक गुड़िया निकली, वही गुड़िया जिसे मैंने भावनाओं से जुड़कर उसे संभाल कर रखा था। ये वही गुड़िया थी जिसे मैंने बालों को इकट्ठा कर बनाया था। नहीं, दरअसल वो अपने आप ही बन गई थी। वही गुड़िया बक्से में से बाहर निकल आई थी। गहरी रात, झमाझम बारिश और गर्भनाल से जुड़ी हुई बच्ची जो लगातार रो रही थी, साथ ही शरीर के असहनीय दर्द। मैं ज्यादा देर तक होश में नहीं रह सकी और मारे आतंक और दर्द के मैं बेहोश हो गई। मेरी नींद फिर सुबह ही खुली थी। सामने माँ मेरी छोटी सी प्राची को लिए बैठी थी और दाई माँ भी मेरे जागने का इंतजार कर रही थी। सब लोग खुसर फुसर कर रहे थे कि सुब्रतो दास मेरी दोबारा से बेटी होने की वजह मुझे चोटिल कर यहाँ से भाग गए हैं। दाई जब मेरे पास आई थी तब तक मैं बेहोश हो गई थी और सुब्रतो दास अगल बगल कहीं नहीं थे। इसी से सब अंदाजा लगा रहे थे कि वो भाग गए हैं, लेकिन वो तो हमें ही मारने को आतुर हो गए थे। मैंने झट से अपने उस बक्से को खोलकर देखा जिसमें वो बालों वाली गुड़िया थी, तो देखा वो वहीं पड़ी थी। फिर क्या, कल रात जो मैंने देखा वो मेरा भ्रम था, लेकिन जब मैंने गौर से गुड़िया को देखा तो उसमें खून लगा था। इसका मतलब गुड़िया के रूप में मेरी प्रज्ञा यहाँ आई थी और उसने ही मेरी और अपनी बहन की जान बचाई थी। मुझे उम्मीद थी कि जल्द ही सुब्रतो की लाश कहीं से पुलिस को मिलेगी और सबका भ्रम टूटेगा कि वे जिंदा है। लेकिन ना कभी उनकी लाश मिली, ना वे कभी लौट कर आए। मैंने भी उस रात की गुड़िया वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस गुड़िया को मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखती हूँ और मेरे हर बुरे वक्त में गुड़िया हमेशा मेरी मदद करती रही है। धीरे धीरे फिर प्राची बड़ी हुई और अब तो वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर रहकर ही पढ़ाई कर रही है। बीते जीवन से बाहर निकल गई हूँ अब, लेकिन प्रज्ञा की यादों से बाहर आना आज भी नामुमकिन है। सब कुछ बेहद खुशबूरत होता अगर मेरे पति के सर पर बेटा पाने का भूत न सवार होता, लेकिन उनकी यह मानसिकता उन्हें उनके परिवार से ही मिली थी। सुना था मेरे ससुराल वाले भी बेटियों को पसंद नहीं करते थे। खैर, मैं खुश हूँ अपनी प्राची के साथ, लेकिन प्रज्ञा का यूं चले जाना मुझे भीतर से खोखलेपन का एहसास करवाता है। काश मैं अपनी बेटियों को के लिए खड़ी हो पाती। लेकिन देखो, ना जाने कैसे ही व्यवस्था थी मेरी उस वक्त। मैं अपने ही हाथों से अपनी प्रज्ञा को जहर देती थी। कोई माँ ऐसी होती होगी। अरे माई तो दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है और मैं अपने बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। इसके बावजूद
उसने मुझे बचाया उस राक्षस से जो उसका पिता था। प्राची के जन्म के बाद उस घर में दोबारा जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं माँ के साथ ही रहने लगी। अब तो माँ भी जा चुकी है, बस मैं और प्राची ही रह गई हो। लेकिन मैं जाऊंगी जरूर वहां। एक बार प्राची की शादी हो जाए फिर मैं वहीं जाकर रहूंगी, अपनी प्रज्ञा के आसपास होने के एहसासों के साथ। लिली, मैं आपको लेने ही आई हूँ। चलिए, आपकी प्रज्ञा आपका इंतजार कर रही है वहां। वो वही कैद है, आपका इंतजार कर रही है। और हाँ, उसकी गुड़िया भी जरूर लेते चलिएगा। इतना सुनना था कि नीलिमा जी जैसे सूखकर काठ बन गई। उनको यकीन नहीं हुआ कि एक लेखिका बनकर उनके पास आई वो लड़की जो उनसे बस उनकी जीवनी पूछ रही थी, एक कहानी लिखने के लिए। वो तो असल में उनकी मरी हुई बेटी का पैगाम लेकर आई थी। लेकिन वो गुड़िया, वो तो कहीं खो गई है। अब क्या कहा, गुड़िया खो गई है? सनसनी मामले की खबरों से न्यूज चैनल भर गए थे। जहां देखो बस हर जगह घाटी की ही खबरें चल रही थी। आखिर बात ही इतनी बड़ी थी। प्रेस रिपोर्टर्स का कहना था लगभग 70 लोग मारे गए थे और अनगिनत लोग घायल। सबसे गौर करने वाली बात थी, घायल लोगों का घाव अजीब तरह से बढ़ रहा था, जैसे घावों में कोई लगातार आहिस्ते आहिस्ते तेजाब डाल रहा हो और घाव अपना आकार बढ़ा रहा था। शहर का सरकारी अस्पताल लोगों से और रिपोर्टरों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों की चिल्लम पुकार से अस्पताल का माहौल खासा मनहूसियत से डूबा लग रहा था। लाशों को पास के ही मोर्ग में रखा जा रहा था। लगातार पोस्टमार्टम जारी थी, बावजूद इसके मोर्ग में और लाशें रखने की जगह नहीं बची थी। लाशें लेकर जाता ही कौन? घाटी में परिवार बचे ही कहाँ थे अब? पास की शराब की दुकान में भी आज काफी भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में पूरी घाटी बर्बाद हो गई। वो स्कूल का टीचर जिसे दोपहर के वक्त ही लिली ने चेताया था, वो भी इस वक्त अपने घावों के दर्द से अस्पताल के एक किनारे पड़ा कराह रहा था और पछता रहा था। काश उसने लिली की बातों पर गौर किया होता। घाटी में बचे खुचे लोगों को पुलिस ने बाहर निकाल दिया था और किसी भी दूसरे का घाटी के आसपास भी जाना वर्जित था। लेकिन सोमनाथ चट्टोपाध्याय तो आज ही अखिलेश बर्मन के साथ घाटी में जाने की योजना बना रहे थे। उन्हें अब उससे सीधे बात करनी है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? क्या वो बेवजह लोगों की जान लेने वाला इतनी आसानी से सोमनाथ चट्टोपाध्याय की बात मानेगा? उसे घिनो कहना भी अब उसकी ताकतों का अपमान करने जैसा ही था। किसी को अंदाजा नहीं था उसकी ताकतें अब किस कदर बढ़ गई थी। वो अब एक ऐसी चीज बन गया था जिसे ना कोई दर्द होगा, न कोई घाव, न ही मौत का डर। वो हवा की तरह आजाद था और आग की तरह डरावना। उसका अब न कोई रूप, न कोई रंग था, न कोई स्थायी आकार, न आवाज। वो कभी पारदर्शी था तो कभी काली रात की तरह गहरी काली परछाई जैसा था। हर तरफ पुलिस का पहरा था। पुलिस जो भूत प्रेतों में और अप्राकृतिक शक्तियों पर यकीन नहीं करता, पुलिस जो सिर्फ विज्ञान की भाषा समझता है। वो पूरी तैयारी से पहरे पर था। उनका मानना था ये काम किसी जंगली जानवरों के समुदाय का था जो घाटी में जा घुसी है। दिन में तो वे नहीं मिले, लेकिन रात जरूर वे सब एक बार और शिकार पर निकलेंगे। पुलिसिया दल अपने साथ विस्फोटक सामान और बंदूकों के साथ आया था। लेकिन काश कि ये काम तब हुआ होता जब वो महज घिनो हुआ करता था, जब उसकी ताकतें सीमित हुआ करती थी। तब उसे वाकई एक जंगली जानवर समझा जा सकता था। लेकिन अब उसको पकड़ पाने की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी भर थी। रात के अंधेरे में घाटी खुद एक दानव की तरह नजर आ रहा था। झिलमिलाते झालरों से डूबे लोगों की हंसी ठिठोली से लबरेज वही घाटी आज मरघट सा सन्नाटा ओढ़े बैठा था। लेकिन सोमनाथ चट्टोपाध्याय की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। इतने कड़े पाबंदियों के बावजूद वे घाटी में जाने के लिए तैयार थे। हालांकि चारों तरफ से कड़ा पहरा था, लेकिन झरनों के नीचे से जाया जा सकता था। पहाड़ी सुरंगें भी मदद करेंगी घाटी तक जाने के लिए। अखिलेश बर्मन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार थे। दोनों थे तो आम इंसान ही, लेकिन समझिए आपके भीतर बसी अच्छाई आपको कितना हिम्मत दे सकती है। झरनों के ठंडे पानी से भीगते हुए और पहाड़ों के उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए दोनों घाटी की सीमा में आ पहुंचे थे। दूर उन्हें चहलकदमी करते पुलिस टीम दिखाई दे रहे थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय वैसे तो उम्र में बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी फुर्ती देखने लायक थी। अभी उन्होंने घाटी के पतले संकरे रास्तों चलना शुरू ही किया था कि अजीब सा कुछ महसूस होने लगा। एक बेहद सड़ी हुई गंध
उनके नथुनों तक पहुंची। अखिलेश बर्मन अपने फोन का टॉर्च चलाकर आसपास कुछ खोजने लगे, लेकिन तभी एक झटके में उनके हाथों से फोन छीनकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया और बड़े आराम से बोले, हमें जो भी करना है अंधेरे में ही करना होगा। अखिलेश बर्मन, लेकिन इतने घुप अंधेरे में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? सोमनाथ चट्टोपाध्याय, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद हमें ढूंढता हुआ आएगा। अभी फिलहाल माहौल को समझने की कोशिश करो। दोनों फिर खेतों के किनारे से चलने लगे, लेकिन तभी अखिलेश जी किसी चीज से फिसलकर नीचे गिर पड़े। उनके धप से गिरने की आवाज इतनी जोर से हुई कि पास के कैंप में बैठे पुलिसकर्मी एक बार घाटी में छापा मारने के लिए आने लगे। वो तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने किसी तरह अखिलेश जी को घसीटकर गन्ने के लंबे घने खेतों में छिपाया। अखिलेश जी अपने जूतों में एक उंगली फेरकर उस चिपचिपे चीज को छुआ और बोले, पैरों के नीचे गोबर आ गया था इसलिए फिसल गया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने अखिलेश जी की उसी उंगली को अपने नाक के पास लगाया और मुस्कुराने लगे। अखिलेश जी को हैरानी हुई, सांसें थमने वाले इन भयानक पलों में वे कैसे मुस्कुरा सकते हैं। उन्होंने उनसे मुस्कुराने की वजह पूछ ही ली। पहले तो वे काफी देर तक उनके सवाल को टालते रहे, वे जवाब नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बार बार अखिलेश जी के पूछने पर उन्होंने आखिरकार बता ही दिया, जिसे सुनकर अखिलेश जी के होश ही उड़ गए। उन्होंने बताया, अभी अभी जिस चिपचिपी चीज से फिसलकर अखिलेश जी गिर पड़े थे और अंधेरे में जिस चीज को वे गोबर समझ रहे थे, वो असल में एक मरे हुए इंसान का दिमाग था, जो उसकी खोपड़ी से निकलकर सड़क पर आ गिरा था। उधर मरे हुए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में एक चीज सभी में समान देखे जा रहे थे, सभी लाशों के भीतर से उनका दिमाग गायब था। वो लगातार 1 घंटे से उल्टियां कर रहे थे। ये लिए तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने उन्हें बताना नहीं चाहा था। फिर उन्होंने अखिलेश जी को खुद पर बीती ही एक कहानी सुनाई। तुम्हें पता है, एक बार जर्मनी में मैंने अपना नाइट कॉलेज बंद किया था। हाँ, उस वक्त मैं 17 या 18 वर्ष का रहा हूँगा। हम अक्सर कॉलेज बंद कर देते थे और रात भर पागलों की तरह घूमते रहते थे। जर्मनी में नाइट कॉलेज की सुविधा उन किशोरों को दिया जाता है जो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हैं। दिन में वे कोई छोटा मोटा काम करते हैं और रात में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। वैसे तो मुझे गोद लेने वाले परिवार ने कभी मुझे रात में कॉलेज जाने के लिए बाध्य नहीं किया, लेकिन अपने कुछ अजीज दोस्तों का साथ पाने के लिए ही मैं उन लोगों के साथ नाइट कॉलेज जाने लगा। उस रात कॉलेज न जाकर हमने रेलवे स्टेशन जाने का सोचा। किसी ने कहा था वहां से हम कोयला चुरा सकते हैं। उस वक्त अधिकतर ट्रेन कोयले से ही चलती थी और उन कोयलों को चुराकर हम बाहर किसी भी रेस्तरां में उसे बेच सकते थे। तो उस रात हम सब मिलकर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर गए, जहां से बमुश्किल ही 1 या 2 ट्रेनें गुजरती थी। ना ही कोई स्टेशन मास्टर होता था वहां। हम आराम से 2 मालगाड़ियों के बीच चल रहे थे। दोनों ही तरफ पटरियां थी और दोनों ही तरफ मालगाड़ियां लगी हुई थी। पटरियों के किनारे ही कहीं कहीं कोयला गिरा हुआ था। हम सब कोयले को बैग में भरते हुए ही आगे बढ़ रहे थे। हम 3 दोस्त थे। स्टेशन के खंभों पर लाइट्स थे तो सही, लेकिन दोनों ही तरफ मालगाड़ियों की वजह से रोशनी जरा छन कर आ रही थी। वैसे भी कोहरे ने तो वातावरण को अंधेरा ही कर रखा था। तभी हमारे पैरों से कुछ टकराया, कुछ गोलाकार बॉल जैसा। हम तीनों उस वक्त जूते में थे, इसलिए उस चीज की छुअन महसूस नहीं कर पाए, लेकिन उसे पैरों से लुढ़काने में मजा बहुत आ रहा था। हम बारी बारी से उसे पैरों से धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम में से किसी को भी इस बात की सुध नहीं थी, न ही जिज्ञासा थी कि वो क्या चीज थी जिसे हम बेरहमी से पैरों से धकेल रहे थे। अभी भी रात गहरी थी और अभी हमारा घर लौटने का भी कोई इरादा नहीं था। उस रात ठंड भी कमाल की थी। तभी लगभग दोनों मालगाड़ियां खत्म हो गईं और हम दोनों पटरियों को बीच खड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन काफी पीछे छूट गया था और छूट गई थी स्टेशन के खंभों से मिलने वाली थोड़ी बहुत रोशनी भी। बातों बातों में हम काफी आगे निकल गए थे। अब हम सब थोड़ा सा डरने लगे थे। हमने वापस स्टेशन की तरफ जाने का फैसला किया। अभी हम बस पीछे मुड़े ही थे कि पीछे से किसी की एक भारी आवाज सुनाई पड़ी। बेहद सर्द और गंभीर आवाज थी वो। आज भी याद करता हूँ उस आवाज को तो लगता है जैसे कानों में कोई भारी चीज जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही हो। उस भारी भरकम आवाज ने कहा, मेरी चीज तो लौटा कर जाओ लड़को, कब से उसके साथ पैरों से खेल रहे हो तुम लोग। दरअसल वापस जाते वक्त हम में से किसी ने उस गोलाकार चीज को फिर से पैर से मारकर
वापस ले जाने के लिए मोड़ दिया था। लेकिन जब आवाज को सुनकर हम पीछे मुड़े तो हमारे आश्चर्य और डर की कोई सीमा नहीं बची। वहां गहरे धुंध के बीच कोई खड़ा था। उसने मोटे जैकेट पहने थे, उसका शरीर भी भारी ही था, लेकिन उस मटमैले अंधेरे में भी दिख रहा था उसके शरीर से जुड़ा उसका कोई सर नहीं था। वो तो हमारे पैरों के पास पड़ा था और अपनी एक उंगली से दिखाकर वो उसी खोपड़ी को हमसे मान रहा था जिसे पूरे रास्ते हम लुढ़काते आए थे। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस बगैर किसी संवाद के उल्टे पैर ही वहां से भागने लगे। हमारी तेजी इतनी अधिक थी कि इस वक्त अगर हम किसी मैराथन में दौड़ते तो जरूर अपने देश के लिए स्वर्ण पदक ले ही आते। हमारे लिए इस वक्त मायने नहीं रखता था कि हम कैसी सड़कों में दौड़ रहे हैं या पटरियों में कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। दौड़ते भागते किसी तरह हम स्टेशन के बाहर आए और हम पकड़े गए। स्टेशन के पास ही एक पुलिस स्टेशन भी था, जहां के वर्दीधारियों ने जब हमें बेतहाशा दौड़ते देखा तो चोर समझकर हमें दबोच लिया। लेकिन उन सब के बीच जाकर हमें राहत महसूस हुई। हमारी सांसें अभी भी जोर से धड़क रही थी, पर उन लोगों के नेक हृदय को सलाम, उन्होंने हमें पीने के लिए पानी दिया और हमारी पीठ थपथपाकर हमें एहसास दिलाया कि अब हम सुरक्षित हाथों में हैं। शायद उन लोगों को भी अब तक एहसास हो गया था कि हम सब चोरी करके नहीं भाग रहे थे, बल्कि किसी चीज की खौफ में भाग रहे थे। हालांकि चोरी तो हमने वाकई की थी, लेकिन फिर भी यह उतनी बड़ी चोरी नहीं थी जिससे कि हमें भागना पड़े। थोड़ा संभलने के बाद जब हमने अपने भागने की वजह बताई तो सारे वर्दीधारी ठठाकर हंसने लगे और बताया, किसी जमाने में वो बघैर सर का भूत उसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर हुआ करता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के यहूदियों पर किए गए अत्याचार और जनसंहार के वक्त लंबे वक्त तक गुप्तवास में गए यहूदियों को एक रात इसी स्टेशन मास्टर ने तरस खाकर स्टेशन के किसी पुराने ट्रेन में पनाह दी थी। वे खुद एक नाजी जाति के थे, लेकिन उन्होंने यहूदियों के प्रति दया दिखाई थी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात उनके धोखे की सजा में नाजियों की सेना ने ही उसके धड़ को सिर से अलग कर दिया था। लोग कहते हैं तब से वो बगैर सर के ही स्टेशन में घुमा करते हैं। डरो मत, उन्होंने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया। भीगी बिल्ली की तरह हम घर लौट आए थे उस रात, और उसके बाद हमने कभी कॉलेज बंद करने की हिम्मत नहीं की। बड़े मजाकिया लहजे में सोमनाथ चट्टोपाध्याय ये कहानी अखिलेश जी को सुना रहे थे। उन्हें क्या कहावत थी, उन दोनों के अलावे भी वहां कोई और भी था जो उन्हें सुन रहा था। और तभी उसी तीसरे ने उन दोनों को लगभग घसीटते हुए खेत के बीच से कहीं दूर ले जाकर पटका। जहां डर के मारे कांप रहे थे अखिलेश जी, वहीं सोमनाथ चट्टोपाध्याय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर यही तो चाहते थे वो। पटक इतनी जोरदार थी कि दर्द से उनकी एक हल्की आह निकल गई, लेकिन उन्हें पटकने वाला घिनो नहीं था, वो प्रज्ञा की रूह थी। उसने उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय तो सामान्य थे, लेकिन अखिलेश बर्मन का व्यवहार थोड़ा अलग था। वे डर रहे थे उसके पीछे जाने से। वो जो दिखती भी है और नहीं भी, ऐसा लगता जैसे पानी से बनी है वो। हवा चलती तो हवा के बहाव के साथ वो भी हिलने लगती। रात के गुप्त अंधेरे में भी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। प्रज्ञा की रूह उन दोनों को वहीं लेकर आई, उसी कुएं के पास जहां लिली कैद थी। लिली, जिसने महीनों से नहाया नहीं था, ढंग से कुछ खाया भी नहीं था, उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस रही थी। लिली ने प्रज्ञा के साथ और दो लोगों को देखा तो कहीं ना कहीं उसे राहत महसूस हुई। उसने बेहद अफसोस के साथ उन दोनों को देखा और फिर वे उन्हें लेकर उसी कुएं के पास गई। उसने झुककर दोनों को कुएं के भीतर देखने को कहा। हालांकि इतने अंधेरे में उन्हें कुएं के भीतर कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन कुएं के भीतर उन्हें एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे लाखों उड़ने वाले छोटे कीड़े एक साथ अपने पंख खिला रहे हो। इसके साथ ही किसी भारी भरकम चीज का कुएं के अंदर होने का आभास भी उन्हें हुआ। वे दोनों सवालिया नजरों से अब लिली को देख रहे थे और लिली प्रज्ञा की रूह को देख रही थी, जो कुएं से कुछ दूरी पर बैठी थी। वो खामोश थी, लेकिन उसके सूख चुके आंखों से भी पश्चाताप के भाव झलक रहे थे। उसने कहा, वो खुद को तैयार कर रहा है, वो पूरे शहर को बर्बाद कर देगा, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो घिनो की ही रूह थी जो खुद को एक नया रूप दे रहा था, ताकि वो लोगों के सामने अब खुलकर आ सके। वो खुद को एक ऐसे ढांचे में लोगों के बीच लाना चाहता था कि अब तक जो लोग घिन्न से उसे देखकर भाग जाते थे, अब वो सब उसे देखकर डरकर मर ही जाए।
लेकिन उसके मरे हुए शरीर को इतनी ताकत मिली कहां से? क्योंकि प्रज्ञा के वजूद की बुराइयों की ताकत अब उसके पास थी। हाँ, कुएं में फंसे प्रज्ञा के बाल और उसकी वो गुड़िया जो अब तक कुएं में ही फंसी है, उनके भीतर प्रज्ञा ने ही किसी वक्त में नकारात्मक शक्तियां भरी थी। उस वक्त जब वो नफरत करती थी अपनी माँ से, अपने परिवार से और ईश्वर से, उस वक्त उससे निकलने वाली सारी नकारात्मक ऊर्जा उसने अपने उन्हीं फंसे हुए बाल और उसकी गुड़िया के भीतर कैद कर लिया था। और अब वही हो रहा है। कहते हैं ना, एक बुराई जब किसी दूसरे बुराई से मिलती है तो उसकी ताकत भी दुगुनी हो जाती है। गिनू भी उसकी बुराइयों का फायदा उठा रहा है। उसने शुरू से ही प्रज्ञा के मासूम और भोले मन का फायदा उठाया और उससे मदद मांगी। उसने उसे झूठी कहानियां सुनाई और उसके मन में अपने प्रति दया के भाव भर दिए। प्रज्ञा को लगता रहा कि गिनू के साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, जिसका बदला लेने ही वो आया है। वो उसकी मदद करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे आभास होने लगा गिनू सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। वो प्रज्ञा से वो काम भी करवाने लगा था जो वो नहीं करना चाहती थी। उसने ही लिली को कैद करवाया था प्रज्ञा के द्वारा और लिली को कहीं नहीं जाने देने के लिए बाध्य किया था। प्रज्ञा ने फिर कहा, जब मुझे लगने लगा कि गिनू की दुश्मनी किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, वो तो समस्त मानव जाति के ही पीछे पड़ा है, तब मुझे लगा कि मुझे इसका साथ और नहीं देना चाहिए और इसकी हरकतों को रोकना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो मुझसे कहीं अधिक ताकतवर था। मेरी बुरी शक्तियों को तो वो मुझसे छीन ही चुका था। तब मेरी बची हुई शक्तियों को लाने के लिए ही मैंने लिली को मेरी माँ के पास भेजा था। हाँ, मैं उस वक्त जानती थी कि गिनू एक बुरी शक्ति है, लेकिन जानबूझकर ये बात मैंने लिली को नहीं बताई। दरअसल मैं लिली के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि मैं एक कमजोर रूह हूँ जो चाहकर भी अब गिनू से सामने से भिड़ नहीं सकती। मैंने उसे इसी भ्रम में रहने दिया कि मैं अपनी इच्छा से गिनू की मदद कर रही हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये झूठ था। मैं कभी अपनी उस माँ से मिलना नहीं चाहती थी जो किसी वक्त में मुझे मारने के लिए हर दिन मुझे जहर दिया करती थी। हाँ, ये बात सच है कि मेरी अच्छाइयों ने उनको बचाया जरूर था और मैं बस उनसे उन्हीं अच्छी ताकतों को वापस लेना चाहती थी। इसलिए मैंने लिली को वहां भेजा था। वो बालों से बनी एक गुड़िया थी जिसके भीतर मेरी अच्छाइयाँ कैद है। मुझसे जन्मी मेरी सकारात्मक ऊर्जाओं से बनी थी वो। मुझे लगा शायद उन्हीं ताकतों के बदौलत अब मैं गिनू से लड़ सकूंगी, लेकिन अफसोस मेरी माँ ने उस गुड़िया को भी खो दिया। वो यहाँ अकेली मुझसे मिलने चली आई। समझ नहीं आता इन दिखावों की जरूरत ही क्यों होती है। जो औरत कमजोर होने का रोना रोकर अपने बच्चों के लिए खड़ी नहीं हो सकती, उसकी मौत की वजह बन जाती है। वैसी औरतों को कोई अधिकार नहीं कि वे किसी बच्चे को जन्म दे। माँ तो ताकत होती है इस समस्त सृष्टि की, भगवान से बनी सबसे शानदार चीज, और ईश्वर की समस्त अच्छाइयों से बनी गुड़िया एक माँ ही होती है, जिसके भीतर सब कुछ होता है, दया, हिम्मत, ताकत, हौसला और स्नेह भी। अगर आपके भीतर एक सच्ची माँ है तो दुनिया की कोई बुरी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। फिर मेरी माँ तो महज एक पुरुष की बातों में आकर मुझे मार रही थी। मैं नफरत करती हूँ उनसे, बेहिसाब नफरत। प्रज्ञा की बातें सुनकर वहां खड़ी सबकी आंखें पनीली हो गईं। अखिलेश बर्मन एक बार फिर अपने आप को पश्चाताप के एक विशाल समुद्र के बीच फंसे हुए पा रहे थे। उन्होंने भी तो एक महान माँ से उसकी औलाद को छीन लिया था। उन्होंने अपने हथेलियों से अपने आंखों को छिपा लिया। वे अपनी पत्नी के सामने जाकर फुट फुट कर रोना चाहते थे, उनसे माफी मांगना चाहते थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय भी इस वक्त एक गहरी सोच में थे। वे सोच रहे थे, न जाने वो भी कैसी माँ थी जिसने उन्हें जन्म देकर छोड़ दिया। न जाने उनकी कोई मजबूरी थी या कोई और वजह, और उनके जीवन में आई वो माँ कितनी महान थी जिसने उन्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन दूर एक देश से ले जाकर उन्हें एक शानदार जीवन दिया। उनको मन हुआ वो खुद को उनकी उसी महान माँ के पैरों के पास झुकाकर उनके पैरों को छू ले। वे उस वक्त उनकी माँ के शीतल स्पर्श को पाने के लिए मचल उठे, लेकिन ये कहाँ संभव था। वो तो कब की जा चुकी थी। उसे कोई शक्ति नहीं मार सकती। उसे बस एक चीज खत्म कर सकती है, वो है छल। हाँ, छल से ही उसे मारा जा सकता है, क्योंकि उसका जन्म ही उसके किए धोखे से हुआ है। लेकिन उसे छलने से पहले उसका विश्वास पात्र भी बनना होगा। लेकिन उसके इतने करीब भला कौन जा सकता है। थोड़ा सा परेशान होकर अखिलेश बर्मन ने कहा, तुम? बड़े आराम से सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने जवाब दिया। क्या कहा मैं?
लेकिन मैं कैसे, और मैं ही क्यों? क्योंकि तुमने ही उसके सबसे बड़े दुश्मन को मारा है। तुम्हारा बेटा वही था जिसने इतने दिनों तक उसे रोक रखा था, उसकी शक्तियों का एक दायरा बंधा था। लेकिन अब वो आजाद है, किसी को भी मारने के लिए। सब कुछ जड़ से खत्म कर देगा वो अगर उसे रोका नहीं गया। तुम ही बनोगे उसके सबसे खास। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने साफ साफ शब्दों में ये बात अखिलेश बर्मन को समझा दिया था। उसके बाद वे लिली को लेकर वहां से निकल गए। हाँ, वे चाहते थे कि गिनू और प्रज्ञा की रूह में दुश्मनी हो जाए, तभी तो कोई और गिनू के करीब जा पाएगा। गिनू अभी तैयार नहीं था लोगों के बीच आने के लिए। वो तो अभी खुद को तैयार कर रहा था और बाहर उसके कीरों ने ही पूरी घाटी को खत्म कर डाला। पता नहीं गिनू बाहर आएगा तो और क्या क्या होगा। मासूम लोमड़ियों का झुंड बेमौत ही मारा गया था। अगली सुबह फिर शहर में अफरा तफरी मची थी। धड़ल्ले से न्यूज़पेपर की बिक्री हो रही थी। हेडलाइंस में लिखा था, घाटी का दुश्मन खत्म हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मिलकर घाटी के अंदर से कुल मिलाकर 7 खूंखार लोमड़ियों को धर दबोचा। बाद में अपने बचाव के लिए लोमड़ियों के दल को मार देना पड़ा। इस काम में 2 दिग्गज पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं, लेकिन घाटी के लोग और पूरा शहर अब चैन की सांसें ले सकता है। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने गुस्से में जोर से पेपर को टेबल में पटका। मतलब हद है, खुद को ऊंचाई पर ले जाने के लिए इन लोगों ने क्या षड्यंत्र रचा है। भोले जानवरों को ही अपना शिकार बना लिया। यूं ही तो ये श्राप लौट नहीं आया। किताब में साफ साफ ही लिखा था, जब कभी दुनिया बेईमानी, झूठ और धोखेबाजों से भरने लगेगी, तब तब ये श्राप फिर से जी उठेगा, हर बार जी उठेगा, ताकि लोगों को समझ आए धोखे कभी कभी कितना बुरा अंजाम दिखाते हैं। अपनी वाहवाही के लिए ही तो इन लोगों ने जबरदस्ती कहीं से लोमड़ियों के झुंड को ढूंढा होगा और उन्हें मारकर पेश कर दिया इस नौटंकी सरकार के सामने। यकीनन अब किसी की पदोन्नति होगी और किसी की तनख्वाह में बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन बेमतलब मारे गए उन जानवरों पर किसी को दया नहीं आएगी। खैर, सोमनाथ चट्टोपाध्याय हर दिन इसी इंतजार में थे कि कब गिनू पूरी तरह से तैयार हो और कब उनका आमना सामना हो। वो चाहते थे कुछ भी और करने से पहले गिनू उनसे ही टकराए और उलझ जाए उनके रचे षड्यंत्र में, ताकि और मासूम लोगों की जान को खतरा ना हो। लेकिन सब कुछ हमारे सोचे हुए जैसा ही तो नहीं होता ना। कुछ चीजों का होना तो पहले से तय होता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। देखो, गाड़ी ढंग से चलाओ। पीछे अदिति सो रही है। रोशनी ने थोड़ा कठोर होकर अपने पति नीलेश को कहा, नीलेश, दिमाग खराब है तुम्हारा। कभी अपने रसोई से बाहर निकलकर न्यूज़ भी पढ़ लिया करो। पता भी है शहर में क्या चल रहा। अरे, घाटियों में लोमड़ियों ने हमला किया है, कितने लोग मारे गए। वो तो अच्छा है, हमारी पुलिस टीम ने लोमड़ियों को अगले दिन ही पकड़ लिया, वरना रात में इन रास्तों से गुजरना असंभव ही था। नीलेश और रोशनी अपनी 13 वर्षीय बेटी अदिति के साथ एक फैमिली फंक्शन से लौट रहे थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। इस वक्त वे घाटी वाले रास्ते से होकर ही अपने घर लौट रहे थे। नीलेश, जो सब कुछ जानता था कि इन दिनों घाटी में क्या चल रहा है, इसीलिए वह थोड़ा स्पीड में कार चल रहा था, जिसकी वजह से घुमावदार रास्ते में गाड़ी अपना नियंत्रण बार बार खो रही थी। रोशनी ने भी घाटी के बारे में ऐसी बातें सुनी जरूर थी, लेकिन उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था यह सब जरूर किसी राजनीतिक दल का काम है, लेकिन वह गलत थी। वह जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन अभी कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि उनकी गाड़ी एक जोरदार ब्रेक लेकर रुक गई। सामने कुछ था, कुछ ऐसा जो मानवीय नहीं था। नहीं वो कोई लोमड़ी भी नहीं था, भी नहीं, वो एक विशाल दानव जैसा ही था। वो आकार में इतना बड़ा था कि घाटी के ऊंचे पहाड़ भी उसके आधे तक ही आ रहे थे। नीलेश और रोशनी चिल्लाने लगे। उनकी चीख सुनकर उनकी बेटी अदिति भी जाग गई। वे तीनों फंस चुके थे। उन्होंने देखा उस विशालकाय जीव पीछे और भी कुछ था। आसमान में उड़ रहे कुछ बेहद छोटे भिनभिनाते हुए कीड़े, जिन्होंने अब उस दानव को भी आगे से ढंक लिया था। वे कीड़े अजीब सी भिनभिनाहट के साथ उनकी गाड़ी की ही तरफ आ रहे थे और महज कुछ मिनटों बाद ही उन कीड़ों ने पूरी गाड़ी को ढंक लिया। भीतर से चिल्लाने की आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लगता जैसे कीड़ों ने बड़ी आसानी से कार के मजबूत शीशों को खत्म कर दिया हो। उन्होंने उन तीनों पर हमला कर दिया था, लेकिन सोमनाथ चट्टोपाध्याय तो वही थे, कुएं के पास। वे तो अपनी नजर गिनू पर ही गड़ाए बैठे थे।
फिर कैसे वो उनसे बचकर भाग गया? क्या वो एक ही वक्त में 2 जगहों पर रह सकता है? कितनी गलतफहमियां लेकर जी रहे थे इन दिनों लोग। यह सबूत था इस बात की, वो बस 13 वर्ष की थी, लेकिन उसने कल रात जो देखा था वो देखना भी अपने आप में मौत को बिल्कुल करीब से देखने के बाद लौटने जैसा ही था। उसके माँ और पिता दोनों की मौत हो चुकी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में यह भी क्लियर हो गया था कि उनकी मौत किसी लोमड़ी के हमले की वजह से नहीं हुआ था। और इस बार तो उसने साफ साफ अपनी आंखों से देखा तक था। वो जिंदा थी, लेकिन लगातार रह रहकर वो कांप उठती। उसने अपने होंठ भींच रखे थे इतनी जोर से कि होठों से अब खून भी बहने लगा था। उसकी आंखें पत्थर के समान कठोर और भवनहीन हो गई थे। ऐसा लगता जैसे वो कुछ भी सोचने और समझने की अपनी शक्ति खो चुकी है। ले देकर कह सकते हैं कि अदिति इस वक्त एक गहरे सदमे में थी। वो किसी को भी कुछ बता सके इस हालत में तो हरगिज नहीं थी। उनकी गाड़ी अपने आगे के हिस्से से बुरी तरह टूट चुकी थी। वो सुबह कुछ लोगों को दिखी थी, कार के पिछले सीट में खामोशी से बैठी और कार से थोड़ी ही दूर 2 लाशें पड़ी थी, नीलेश और रोशनी की लाशें। अजीब सी लाशें थी ये, जैसे मरने के बाद ही मरने वाले की उम्र अचानक बढ़ गई हो। कुबड़ा हुआ जिस्म, टूटे दांत और सूखी हुई चमड़ियां। लगता जैसे कोई इनकी सारी जवानी ही चूस गया हो। इधर शहर के सरकारी अस्पताल के आगे पत्रकारों की एक भारी भरकम भीड़ खड़ी थी। कोई सरकार की व्यवस्था को गालियां दे रही थी, तो कोई कल ही हेडलाइंस में तारीफें बटोरने वाले पुलिस वालों को मक्कार बता रहा था। मतलब अब ये तो बिल्कुल साफ ही था कि ये हत्याएं जो इन दिनों धड़ल्ले से हो रही थी वो किसी जानवर का काम नहीं था। बेकार ही लोमड़ियों का एक समूह मारा गया। अदिति के ग्रैंड पेरेंट्स आ चुके थे और लाशों को जलाने की तैयारी हो रही थी। कुछ भी तो सामान्य नहीं था इस शहर में। लगता जैसे पूरे शहर को ही किसी डायन की नजर लग गई है। तभी तो शहर में वो सब हो रहा है जो अब तक ये बेचारे मासूम शहरवासी फिल्मों में ही देखते आ रहे थे। एक साथ इतने सारे लोगों को मर जाना छोटे शहरों के लिए आसान बात नहीं होती। आसान बात नहीं होती लोगों का यूं अपने परिवार को छोड़ जाना। खासकर जवान लोगों की मौत को हजम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया, गिनों के शिकार अधिकतर जवान लोग ही होते हैं। वो उनसे उनकी सारी जवानी ही छीन लेता है। एक एक मरने वाले के नाम और उम्र को न्यूज़पेपर में पढ़ते वक्त इस बात पर गौर सिर्फ सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने ही की थी। इसका मतलब था उसकी कुछ कमियां तो है, उसकी उम्र बढ़ती है, वो डरता है बूढ़े होने से और इसलिए वो लोगों से उनकी जवानी छीन रहा है। वे फिर अपने डायरी में कुछ लिखने लगे। इस वक्त वे अखिलेश बर्मन के घर पर ही थे। वे वहीं रह रहे थे क्योंकि अखिलेश बर्मन ने उन्हें कहीं जाने ही नहीं दिया था, जबकि वे चाहते थे कि वो घिनू के विषय में सारी बातें अखिलेश बर्मन को बताकर वापस जर्मनी लौट जाएंगे। लेकिन शायद बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते हैं, जिस जगह पर, जिस धरती में आपका जन्म हुआ हो, आपकी मौत भी आपको उसी जगह पर बुलाती है। मतलब मरने के ठीक पहले आपको उस जगह की बहुत याद आती है जहां आपका जन्म हुआ हो। वे लोग भी याद आते हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया हो। अदिति इस वक्त भी सरकारी अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें अस्पताल के छत को घूर रही थी। न तो वो पलकें झपका रही थी, न ही उसके आंखों में एक बूंद आंसू भी था। सामने ही उसकी दादी बैठी ऊँघ रही थी। बहुत देर से वो रो रो कर थक गई थी और अपनी पोती को रुलाने की अनगिनत बार कोशिशें कर चुकी थी। डॉक्टरों का कहना था उसका रोना बेहद जरूरी था, नहीं तो शायद ये सदमा उसे भी खा जाएगा। इधर बाहर बैठे रिपोर्टर थे जिन्हें किसी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं था। वे बस कल की हेडलाइंस के लिए एक मसाला ढूंढ रहे थे। वे सब बार बार अदिति से मिलने के लिए डॉक्टरों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने इसके लिए सख्त मना कर रखा था। कितनी खुश थी वो। सौम्या की मौजूदगी के प्रोग्राम में गए थे वो लोग। सौम्या उसकी मामा की छोटी सी गुड़िया, महज 6 महीने की। कितना प्यार करती है अदिति उसे। उसकी अपनी कोई बहन या भाई तो नहीं थे, इसलिए सौम्या को ही वो अपना सब कुछ समझती थी। भले ही दोनों के बीच उम्र का एक बड़ा फासला था, लेकिन छोटी सौम्या भी तो अदिति को देखकर कितना खुश हो जाया करती थी। काश उसने अपने पापा की बात मान ली होती। वे तो रात में वापस लौटना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अदिति के स्कूल में अगले ही दिन टेस्ट था। न चाहते हुए भी उसने पापा को घर लौटने के लिए जिद की और फिर रास्ते में वो गाड़ी के पिछले सीट में सो गई। लेकिन कार के एक जोरदार झटके से उसकी नींद टूटी थी। ये वही वक्त था जब नीलेश ने उस अजीब सी चीज को सामने देखकर
गाड़ी को जोरदार ब्रेक दिया था। पता नहीं क्या था वो, इतना बड़ा कि उसके ऊपर का हिस्सा तक नहीं देख सकी थी अदिति। फिर अजीब से कीड़ों से पूरी गाड़ी भर गई। यकीन करना भी मुश्किल था, उन कीड़ों ने गाड़ी को तोड़ दिया था। कांच टूट गए थे और वो पिछले सीट पर नीचे ही दुबक गई थी। शायद इसलिए तो वो बच गई थी। कितनी डरपोक थी वो, उसने अपने परिवार को बचाने के लिए एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ाया था। उन कीड़ों ने एक तरह से हमला कर दिया उसके पिता और मां पर। वे चिल्लाने लगे थे और गाड़ी से निकलकर भागने लगे थे, लेकिन वे दबोचे गए उसी विशालकाय के हाथों। उसने कोई रहम नहीं दिखाई और उसके मां और पापा को मार डाला उसने। पता नहीं कैसे, लेकिन अचानक उनकी चीखें आनी बंद हो गईं और सब कुछ फिर बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ एक चीज थी जो लगातार आवाज कर रही थी, वो थी अदिति की धड़कनें। अदिति से हॉस्पिटल में मिलने के बाद सोमनाथ चट्टोपाध्याय को यह पता चल चुका था कि घिनू ने अपनी कैसी बनावट ले ली है। वो आकार बदल सकता है, एक ही समय में 2 या फिर शायद इससे भी ज्यादा जगहों पर रह सकता है, और वो बूढ़ा हो सकता है। अगर उसे जवान शिकार ही न मिले तब वो घाटी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सीमाएं वहीं तक है। बहुत मुश्किल नहीं हुई थी उन्हें अस्पताल के अंदर जाने में। उनकी वेशभूषा और उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उन्हें किसी ने भी रोका नहीं। और अदिति, जो अब तक मान लेती थी, उसके पास जाकर उन्होंने कहा था, मैं आपके पिता का पैगाम लेकर आया हूं। आपको पता है एक माँ बाप के लिए उनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है? उनके बच्चे। वे भले ही अपनी जान खो दें, लेकिन अपने बच्चे उन्हें बिल्कुल सुरक्षित चाहिए होते हैं। आपको पता है, उस रात आपके पापा ने खुद चाहा था कि आप उस राक्षस के सामने ना जाए। तभी तो वे गाड़ी में आपको अकेले छोड़कर वहां से भागने लगे थे, ताकि उस शैतान की नजर आप पर ना पड़े। आपने तो आपके माता पिता की सबसे बड़ी उपलब्धि को बचाया है, जिसके लिए आपके पिता और माँ ने आपको धन्यवाद कहा है। अब आप सुरक्षित हैं। अपने भीतर के अपराध बोध से बाहर आइए और उन सपनों को पूरा कीजिए जो आपके लिए आपके परिवार ने देखे थे। ये सब कुछ होना पहले से ही तय होता है गुड़िया। सब कुछ कैद होती है तारीखों में। आपने कुछ भी नहीं किया। नियति भी तो आखिर कोई चीज होती है। अदिति, जो अब तक गौर से सोमनाथ चट्टोपाध्याय की बातों को सुन रही थी, अब वो फूट फूट कर रोने लगी थी। सामने ही बैठी उसकी दादी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखें भी आंसुओं से सजीली हो गई थी। अदिति भी अब काफी हद तक सामान्य थी। बहुत देर तक रोने के बाद अब वो शांत थी, लेकिन बीच बीच में उसे हिचकियां आ रही थी, बेहिसाब रोने के बाद आने वाली हिचकियां। इसके बाद ही उसने सोमनाथ चट्टोपाध्याय को गिनू से उसकी पहली मुलाकात की कहानी सुनाई थी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय जब अस्पताल से बाहर निकलने लगे, तब पत्रकारों का एक बड़ा झुंड उनका ही इंतजार करते मिले, क्योंकि अब तक ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई थी कि अदिति ने अपनी कहानी एक बुजुर्ग को बता दी है। इसलिए सभी मिलकर अपने सवालों के साथ उन पर टूट पड़े थे। जवाब में उन्होंने बस इतना ही कहा था, जवान लोगों को कहना घाटी से दूर रहे। बस। फिर क्या था? दूसरी सुबह फिर अखबारों में यही हेडलाइंस भरे थे, जवान लोग घाटी से दूर रहे। हाँ हाँ हाँ, ठठाकर हंस पड़े थे। सोमनाथ चट्टोपाध्याय आज के अखबार की एक झलक देखते ही वाकई कॉपी पेस्ट करना कोई इन पत्रकारों से सीखें। रात का वक्त था। पुलिस की पहरेदारी फिर घाटी में बढ़ गई थी, लेकिन इस बार भी अखिलेश बर्मन छुपते छुपाते घाटी में उसी कुएं के पास जा पहुंचे थे। हाँ, इस बार वे अकेले ही थे। उनके साथ सोमनाथ चट्टोपाध्याय नहीं थे। वे कुएं के पास खड़े थे, जहां इस वक्त भयानक सन्नाटा था। आधी रात तक वे वहीं बैठे रहे, लेकिन ना घिनू का अता पता था, न प्रज्ञा की रूह भी आज दिखी थी। वे अब घर लौटना चाहते थे। वे उठे और एक बार चारों तरफ नजरें घुमाई, दाएं बाएं, सामने और अपने पीछे। चौंक कर वे 4 कदम पीछे घिसक गए। वो वहीं खड़ा था, ठीक उनके पीछे, बिल्कुल शांत। एक मध्यम आकार का था वो, जैसे कि कोई 15-16 वर्ष का लड़का होगा, लेकिन बहुत भयानक डरावनी काया थी उसकी। पूरे शरीर में फफोले जैसा कुछ था, अजीब से घाव, जिनमें से कुछ चिपचिपा पदार्थ भी रिस रहा था। उसके होंठ सामान्य से बड़े थे और लगता था जैसे वो झूल रहे हो। बीच बीच में वो अजीब तरह से हिचकियां लेता और इसके साथ ही उसके उन्हीं फफोले घाव में से अनगिनत कीड़े बाहर निकल जाते और इधर उधर भिनभिनाते हुए उड़ने लगते। वो एक तक अखिलेश बर्मन को ही देख रहा था, जो कि पसीने से तरबतर थे। फिर उन्होंने ही पूछा, तुम वही हो ना
जिसने जावेद को मेरे पास भेजा था? कौन जावेद? एक भारी आवाज थी ये, जो घिनो की ही थी। वही जिसे तुमने कहा था मेरे बेटे को ढूंढने के लिए। कौन है तुम्हारा बेटा? वही जिसे कितनी भी चोटें लगे वो रोता नहीं। अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा था। और क्या नाम बताया? हाँ, जावेद ने तुम्हें ढूंढ भी लिया था। हाँ, वो आया था ना मेरे पास मेरे बेटे को ढूंढने। ओह, इसका मतलब बेचारा बेमौत ही मारा गया। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जानना चाहता हूँ वो कौन था और तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या रिश्ता था तुम दोनों का? अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे बेटे की मौत कैसे हुई? वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया। आंखें चुराते हुए अखिलेश जी ने बेहद आहिस्ते आवाज में कहा। झूठ, वो ऐसे मर ही नहीं सकता। तुम शायद उसके मौत की असली वजह जानते ही नहीं होंगे। उसे सिर्फ एक चीज मार सकती थी, वो है धोखा, छल या बेईमानी। जरूर उसे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया होगा, उसका ही कोई अपना। याद करो, उसकी मौत के वक्त उसके पास कौन था? वो मैं ही था। रुकी हुई सांसों को थामकर अखिलेश बर्मन ने कहा। हाँ, वो मैं ही था। मैंने ही उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था ताकि बस मुक्त हो जाऊं मैं उससे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे डर था ये बात जब दुनिया जानेगी तो क्या वो यकीन कर पाएगी कि एक पिता ऐसा कर सकता है। मेरी पत्नी ने ऐसा करते हुए मुझे साफ साफ देख लिया था, इसलिए तो वो मेरे जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। वो तो अच्छा है कि उसकी हरकतें पहले से ही पागलों वाली हो गई थी, इसलिए कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात तुमने कैसे जाना? क्योंकि उसके जन्म की वजह और मेरा जन्म होना दोनों एक ही चीज थी, और दोनों की मौत की भी एक वजह हो सकती है, वो है धोखा। मन ही मन बुदबुदा रहे थे अखिलेश जी। ये वही शब्द थे जिसने घिनो ने अधूरा ही छोड़ दिया था। शायद वो नहीं चाहता था कोई ये जान सके कि उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। शायद वो जाल में फंसने वाला ही था। वाह, क्या बात है! मतलब तुमने खुद अपने ही बेटे को मार डाला। तुम तो मुझसे भी बड़े बेईमान लगते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये काम करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं उसकी मौत ही तो चाहता था, बड़े बेशर्मी से घिनो ने कहा। लेकिन उस छोटे से बच्चे की मौत से तुम्हें भला क्या फायदा होता? अरे फायदा ही फायदा है, फायदा है। तुम्हारा बेटा कोई आम इंसान नहीं था, वो तो एक महान राजा था जिसे किसी ने एक वरदान दिया था कि उसके बाकी के जन्मों में उसे कोई दर्द नहीं होगा, और जो उसके साथ बेईमानी करेगा वो उसके हिस्से के दर्द को झेलने के लिए उसके साथ ही जन्म लेगा। वो वरदान पाने वाला राजा ही तुम्हारा बेटा था, और उसी वरदान में लिपटे श्राप से मैं उपजा हूं। मैंने ही उस जन्म में उसके साथ बेईमानी की थी, और बाकियों को लगता था कि मैं हर जन्म में पछताऊंगा, अपने किए पर रोऊंगा। और देखो हो क्या रहा। जिसे वरदान मिला था वो तो मारा गया, और जिसके हिस्से में श्राप आया था वो अब पूरी दुनिया में राज करेगा। इसके बाद भी अखिलेश बर्मन काफी देर तक घिनो से बातें करते रहे और तारीफें करते रहे उसके घिनौने कारनामों की। वो वही कर रहे थे जैसे उन्हें सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सिखाया था, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं वे प्रभावित हो रहे थे घिनो की बातों से, उसकी शक्तियों से, और इसी के साथ उनके भीतर से खत्म हो रहा था आत्मग्लानि का वो पवित्र एहसास। वे शायद बुराई के भयानक मकड़जाल में धीरे धीरे फंसते जा रहे थे। फर्क बस इतना था कि ये सब उनकी मर्जी से हो रहा था। बुराई आपको दूर से लुभाती है और अच्छाई को करीब से ही जाना जा सकता है। कुछ ऐसा ही अखिलेश बर्मन के साथ हो रहा था। आखिर बचा ही क्या था उनके पास अब? हजारों मिन्नतों के बाद ईश्वर ने एक संतान दी थी, वो भी चला गया। गया क्या, खुद उन्होंने ही उसे भेज दिया। एक बीवी है जिससे वो अपने पूरे जीवन में सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वो अब कभी उनसे प्यार कर सकेगी? वे तो उसकी नजर में सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। क्या है ऐसा जो वे खो सकते हैं? कुछ भी तो नहीं। उम्र भर सिर्फ पैसा बटोरकर उन्हें क्या ही मिला सिवा अथाह पैसों के? क्या हो जाएगा अगर घिनो की मदद से वो खुद को दुनिया के सबसे रईस इंसान बना ले? कम से कम मौत के बाद भी उन्हें याद तो रखा जाएगा। हो सकता है घिनो उन्हें मरने ही ना दे। कुछ दिन और बीते और अब शहर सतर्क हो गया था। घाटी तो वैसे भी वीरान थी। अखिलेश जी रोज ही रात में घिनो से मिलने जाते और दूसरी तरफ सोमनाथ चट्टोपाध्याय सांसें थामे उनका इंतजार किया करते थे। आखिर वो घिनो था
बेईमानी और धोखेबाजी का मिसाल था वो। उस पर यकीन करना ही तो मुश्किल था। वे कहाँ जानते थे, उधर तो कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। मैं तुम्हें शिकार ला दिया करूंगा, बदले में तुम उनसे वो काम करवाना जो मैं चाहता हूं। अखिलेश बर्मन ने एक रात गिनू से कहा, जो कि शायद चाहता भी यही था, लेकिन अपने मुंह भला वो कैसे बोलता कि उसके दायरे में सिर्फ घाटी ही आती है, वो यहां से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा करने पर उसकी छोटी सी ही सही लेकिन एक कमजोरी तो अखिलेश बर्मन को मालूम हो जाएगी ना। लेकिन कितना अच्छा हो अगर लोग खुद ही चलकर यहां आए। वो मान गया। मुझसे और नहीं पिया जाएगा बर्मन साहिब, आप अब बस कीजिए। सालों बाद ऐसी दावत मिली है आज। लेकिन देखिए, शराब लेने की भी एक लिमिट होती है। मेरी बीवी की कसम की वजह से मैं सालों शराब से दूर रहा। अब इतनी ज्यादा पी लूंगा तो हजम नहीं कर पाऊंगा। अखिलेश बर्मन, अरे अभी तो पूरी बोतल ही पड़ी है चंदन जी। आप तो ऐसा कर रहे जैसे ये पहली बार हो। आप एक समय में कितने बड़े खिलाड़ी रह चुके थे, क्या यह मुझसे छुपा है? चलिए, अभी तो बस शुरुआत है। चंदन मित्तल, नहीं नहीं, अब जाने दीजिए। पहले की बात कुछ और थी। उस वक्त बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। अब तो घर जाकर सबको मुंह भी दिखाना है। ना जाने आपको क्या सोची, आज अचानक आपने इतना तगड़ा प्लान बना लिया। प्रकाश जैन और दिलेर साहू को भी बुला लेना चाहिए था। हम चारों की जोड़ी तो खूब जमती है। अखिलेश बर्मन, उनकी भी बारी आएगी। आज पहले आपको तो निपटा लूं। इस बार अखिलेश जी की बात को सुनकर होकर के हंस पड़े थे चंदन मित्तल। दोनों अखिलेश जी के एक पुराने फार्म हाउस में थे और स्विमिंग करते हुए पुल में बैठकर शराब गटक रहे थे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में इन चारों ने मिलकर, चारों मतलब अखिलेश बर्मन, चंदन मित्तल, प्रकाश जैन और दिलेर साहू, चारों ने पार्टनरशिप में ही अपने बिजनेस को शुरू किया था। लेकिन फिर आपसी मतभेदों की वजह से चारों अलग हो गए और वर्तमान में चारों ही अपने अपने जगह पर आज काबिल थे। अखिलेश जी जानते थे किसकी क्या कमी है, तभी तो आज उन्होंने चंदन मित्तल को बुलाया है, क्योंकि वे शराब के लिए पागल थे। लेकिन बार बार चंदन मित्तल अपने परिवार का हवाला दे रहे थे और घर लौटने की जल्दी मचा रहे थे। ये सब सुनकर अखिलेश जी के पागलपन को और बढ़ावा मिलता जा रहा था, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपने परिवार को खोया था। इसलिए परिवार की बातें सुनकर उनका गुस्सा बेमतलब ही बढ़ता जा रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब गले तक अल्कोहल पीकर और सर से पांव तक पानी में भीगकर ही दोनों फार्म हाउस से भीगे ही बाहर निकले। अखिलेश जी के लिए तो चंदन मित्तल को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे उन्हें गाड़ी के पिछले सीट में बिठाकर वे खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। उनके हाथ पैर कांप रहे थे। आखिर आज वे जो काम कर रहे थे उस काम की आदत नहीं थी उन्हें। ये बात अलग थी कि अपने बिजनेस में उन्होंने कई तरह के धोखे वाले काम किए हैं, लेकिन इस तरह जान तक लेने वाली हरकत उनके लिए एकदम नई थी। उन्होंने अपने कोट के दाईं जेब से एक अच्छी तरह से फोल्ड किया हुआ पेपर निकाला, उसे खोलकर पढ़ा और मुस्कुरा दिए। बेईमानी से लिपटी एक टेढ़ी मुस्कान। वो चंदन मित्तल गाड़ी के पीछे बैठे ऊँघ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ रास्ते घुमावदार होने लगे हैं। एक झटके में वो उठ बैठे। अरे यार अखिलेश, ये घाटियों वाले रास्ते को क्यों लिया तूने? इधर का माहौल ठीक नहीं है। देख गाड़ी मोड़, हाईवे से होकर चलते हैं। लेकिन अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे तेजी से कार दौड़ाते रहे। पीछे बहुत देर तक कुछ बुदबुदाने के बाद चंदन मित्तल एक बार फिर नींद के आगोश में चले गए। घाटी से थोड़ी ही दूर पर गाड़ी रुकी। यहाँ झाड़ियों की वजह से घना अंधेरा था। अखिलेश जी ने कार की दोनों हेडलाइंस भी बंद कर दी थी, ताकि किसी पुलिस वाले की नजर इधर ना पड़े। फिर किसी तरह गाड़ी से छुपते छुपाते उन्होंने चंदन मित्तल को बाहर निकाला और अपने कंधों के सहारे से उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगे। इस बीच चंदन मित्तल बेहोशी में ही रहे। वे लड़खड़ा कर चल रहे थे। शायद उनके मन में था कि अखिलेश उन्हें उनके घर तक छोड़ने जा रहा है, लेकिन वे तो उन्हें लेकर मौत के करीब जा रहे थे। जब तक चंदन को होश आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे घाटी के अंदर उसी कुएं के पास थे। सामने ही कुएं की दीवार पर घिनू बैठा अपने जीभ से लार छुआ रहा था और आर फटी आंखों से चंदन मित्तल कभी घिनू को तो कभी अखिलेश बर्मन को देख रहा था। ये वही वक्त होता है जब इंसान अपने सोचने और समझने की क्षमता को खो देता है। उसे समझ नहीं आता आखिर सामने चल क्या रहा है। वो यहां से भागना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पुराना दोस्त क्यों इस खतरे के करीब होकर भी मुस्कुरा रहा था।
वो उसका हाथ पकड़कर भागना चाहता था, लेकिन पहला झटका उसे तब लगा जब अखिलेश बर्मन ने उसका हाथ झटक दिया और उसके सामने से हटकर वो घिनू के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब था? बेवकूफ चंदन ये भी नहीं समझ पाया उसका दोस्त अब उसका दुश्मन बन चुका था। वो बस ठहरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। धोखा देना कितना आसान होता है ना, लेकिन जिसे धोखा मिलता है ना, उसकी मनोस्थिति कैसी होती होगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल तक जो आपका अपना बिल्कुल खास था, अचानक वो दुश्मन बन जाता है। आदमी उस धोखे से बचकर निकल भी जाए तब भी वो दोबारा कभी आत्मविश्वास इकट्ठा नहीं कर पाता, कभी दोबारा किसी पर यकीन नहीं कर पाता। इसलिए छोटा ही सही, लेकिन किसी के साथ भी बेईमानी करने से पहले हम इंसानों को 1000 बार सोच लेना चाहिए। घिनू वहीं बैठा हल्के हल्के घुर्रा रहा था। उसने अखिलेश बर्मन से लगभग घुर्राते हुए ही कहा, तुम्हें जो करना है जल्दी कर लो, मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। उसका ऐसा बोलना था कि अखिलेश जी ने अपने कोट के दाहिने पॉकेट से एक कागज निकाला और चंदन मित्तल की तरफ बढ़ा दिया। वो एक अग्रीमेंट पेपर था जिसमें साफ साफ लिखा था कि चंदन मित्तल की मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक अखिलेश बर्मन की होगी, क्योंकि किसी वक्त में अखिलेश बर्मन से ही कर्ज लेकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था, जो कि सरासर झूठ था। खैर, वो अग्रीमेंट पढ़ने के बाद भी चंदन मित्तल हैरान नहीं हुए। उन्हें अब तक माहौल का अंदाजा हो गया था। उनका नशा पूरी तरह उड़ गया था। उन्हें पता चल चुका था उनके यार ने ही उनकी मौत का सौदा इस शैतान से कर लिया था। उन्होंने अखिलेश बर्मन की तरफ देखा और कागजों में साइन कर दिया। अग्रीमेंट पेपर पर तारीख भी 6 महीने पहले की थी, ताकि कोई उन पर शक भी न करे। अपनी इस चालाकी पर अखिलेश बर्मन मुस्कुरा पड़े। उस रात बड़ी ही बेरहमी से घिनू ने चंदन मित्तल को मौत के घाट उतारा। वो नजारा इतना हौलनाक था कि जानवरों का भी डरकर बुरा हाल था, लेकिन सामने ही खड़े अखिलेश बर्मन पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। हाँ, हमेशा की तरह इंसानी शरीर के खून से सने लोथनों को देखकर उन्हें उल्टियां आनी जरूर शुरू हो गई। वे दबे पांवों वहां से भागकर अपनी गाड़ी तक आ गए और जल्दी ही वे अपने घर भी पहुंच गए। घर पर उन्हें सोमनाथ चट्टोपाध्याय उनका ही इंतजार करते मिले, लेकिन आज अखिलेश बर्मन ने उनसे कोई बात नहीं की और सीधे अपने कमरे में जाकर सो गए। उनका व्यवहार अब थोड़ा रूखा हो गया था। शायद उन पर पैसों का गुरूर हावी होने लगा था। सुबह लिली को साथ लेकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय फिर एक बार घाटी में पहुंचे, जहां पुलिस भी थी और चंदन मित्तल की लाश को उठाकर ले जा रही थी। साथ ही आसपास के इलाकों में खोजबीन भी चल रही थी। किसी तरह पुलिस की नजरों से बचते हुए दोनों प्रज्ञा के उस खंडहर नुमा घर के अंदर चले गए। लिली को इन दिनों सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने छुपाकर एक गेस्ट रूम में ही रखा था। वो बाद में उनके काम आ सकती थी, और अगर इस वक्त वो दुनिया के सामने गई भी तो रिपोर्टर्स उसे जीने नहीं देगी। प्रज्ञा वही थी। उसके चेहरे में अपार निराशाजनक भाव थे। लिली को देखकर वो मुस्कुराई और सोमनाथ चट्टोपाध्याय को देखकर वो उदास हो गई। वो कल रात वही थी जब घिनू ने चंदन मित्तल की बुरी तरह से जान ले ली। उसे अफसोस था कि किसी बेईमान को खत्म करने के लिए जिस शख्स को सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने चुना था, वो तो खुद ही एक बेईमान निकला। उसने सारी बातें उन दोनों को बता दी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय के तो होश ही उड़ गए ये सब सुनकर। अब कहानी उतनी सुलझी हुई नहीं रह गई। बुराई ने बहुत से खेल खेले थे, अब बारी अच्छाई की थी। बस अब बहुत हुआ, अब जो भी करना है जल्दी ही करना होगा। इस तरह लोगों को मरने के लिए और नहीं छोड़ सकते। वे लिली को लेकर वापस जाने के लिए जैसे ही उस घर से बाहर निकले, फिर एक बार चौंक पड़े। उसी घर के दरवाजे पर कोई खड़ा था। वो एक 18-19 वर्ष की लड़की थी। जीन्स और टॉप में थी। उसकी आंखों में उत्सुकता भरी थी। वो घर के अंदर झांक रही थी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने जरा सा डांटते हुए ही उस लड़की को पूछा। दरअसल उन्हें लगा था ये कोई युवा पत्रकार है जो मसालों की तलाश में यहाँ तक आ गई है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? पता भी है ये जगह कितनी खतरनाक है? जी, मैं प्राची एक जरूरी काम के लिए आई हूँ, बस अभी चल जाऊंगी। उसने सर झुकाए जवाब दिया। प्राची, ये नाम तो सुना हुआ लग रहा। लिली बुदबुदाई। उसने उस लड़की को गौर से देखा तो उसके हाथों में एक गुड़िया दिखी, बालों से बनी एक गुड़िया, जिसके भीतर प्रज्ञा की रूह की सारी अच्छी शक्तियां शामिल थी। वो प्रज्ञा की छोटी बहन प्राची थी।
अच्छाइयों की शुरुआत हो गई थी। तुम्हें कहाँ मिली ये गुड़िया? लिली ने चौंक कर थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा था। ये सवाल सुनकर प्राची थोड़ी घबरा गई थी। किसी तरह शब्दों को जोड़कर उसने कहा, देखिए, मेरी बात पर शायद आप लोग यकीन नहीं कर पाएंगे। ये गुड़िया मेरी बड़ी बहन की है। उसने अपने मरने के बाद इसे तैयार किया था। इस गुड़िया ने ही कभी मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब शायद इसकी जरूरत मेरी बहन को है। देखिए, मैं भी भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये सब मेरी माँ ने मुझे बताया है। उन्होंने ही इस गुड़िया को मुझे दिया था जब मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा था ये गुड़िया हमेशा मेरा ख्याल रखेगी। फिर बाद में इसे लेकर मैं हॉस्टल चली गई थी। मेरी माँ भी भूल गई थी कि ये गुड़िया मेरे पास है। इसलिए तो जैसे ही मैं हॉस्टल से वापस आई और मेरे सामानों में जब माँ को ये गुड़िया दिखी तो उन्होंने तुरंत मुझे यहाँ भेज दिया। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है इस वक्त, इसलिए वे खुद नहीं आ पाई। मैं बस इसे इस घर के भीतर रखकर चली जाऊंगी। उसने एक आपराधिक भाव से कहा। और अपनी बहन से नहीं मिलोगी? लिली ने मुस्कुराते हुए प्राची से पूछा। जी, मैं समझी नहीं। चलो भीतर। फिर सभी वापस उस खंडहर नुमा घर के भीतर चल गए। दूसरी तरफ सुबह की पहली किरण के साथ ही अखिलेश बर्मन अपने विले से निकल गए थे। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वे कहाँ गए हैं। उन्होंने अपने साथ किसी ड्राइवर को भी नहीं लिया था। उन्होंने कल रात भी सोमनाथ चट्टोपाध्याय जी से कोई बात नहीं की थी और आज सुबह भी उनका यूं बगैर कुछ बोले ही चले जाना सोमनाथ चट्टोपाध्याय को अजीब तो लगा ही था, और अब तो प्रज्ञा के बदौलत वे इन सब की वजह भी जान गए थे। वो कोई पुराना ब्रिज था। वहां किसी जमाने में एक लंबी चौड़ी नदी हुआ करती होगी, तभी तो वहां पुल बनाया गया था। लेकिन अब कोई नदी नहीं थी, बस बचा था एक टूटा हुआ पुल। अखिलेश बर्मन वहां 3 लोगों के साथ थे। उनमें से एक उनका पर्सनल वकील था, दूसरा चंदन मित्तल कंपनी के मैनेजर थे और तीसरा उनके कंपनी का लॉयर था। चारों में जोरदार बहस चल रही थी। दरअसल अपने नाम पर सारी दौलत चंदन मित्तल से मौत के ठीक पहले लिखवाने के बाद अखिलेश बर्मन अब उनके मैनेजर से मिलकर सब कुछ जल्द ही खुद हड़पना चाहते थे। वे चाहते थे ये सारे कागजात उनके मैनेजर ही लोगों के सामने ले आए ताकि उन पर किसी का शक नहीं जाए। इसके लिए वे मैनेजर को एक अच्छी रकम देने को तैयार थे। लेकिन उन्हें तो झटका तब लगा जब चंदन मित्तल के मैनेजर ने अखिलेश जी को उनके कंपनी के वकील से बात करने की सलाह दी। दरअसल जिन कागजातों के बलबूते उन्हें लग रहा था कि वे चंदन मित्तल की सारी प्रॉपर्टी को हथिया सकते हैं, उनका अब कोई मोल नहीं था। चंदन मित्तल ने काफी पहले ही अपना वसीयतनामा तैयार कर लिया था। अपनी आधी दौलत उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों में बांटा था, वहीं आधी दौलत उन्होंने एक क्रिश्चियन स्कूल को डोनेट किया था। बतौर ट्रस्ट में उनका नाम उस स्कूल के लीडर बोर्ड में सबसे पहले था। ये यही स्कूल था जिसमें उन्होंने कभी बगैर फीस दी पढ़ाई की थी। वो स्कूल उनके लिए उदारता का मिसाल था। ये तो हुई पहली बात, लेकिन अखिलेश बर्मन के जिन कागजों में उन्होंने अपना सिग्नेचर दिया था वो भी नकली था। हड़बड़ाहट में वे देख ही नहीं पाए थे चंदन मित्तल ने अपने नाम का सिग्नेचर किया ही नहीं था। कह सकते हैं उन्होंने बस कलम चलाई थी। शायद इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया था। जीती हुई बाजी हार गए थे अखिलेश बर्मन, इसलिए तो बेवजह ही बौखला गए थे वे मित्तल के मैनेजर और वकील पर। उन्हें लग रहा था वे दोनों मिलकर कोई जादू करें और बस वो सब उनका हो जाए, जिसके लिए उन्होंने मित्तल को मौत के घाट उतारा था। लेकिन उनके प्रॉपर्टी के आधे कागज इस वक्त भी स्कूल में ही थे। बहस काफी देर तक चलती रही। बाद में अखिलेश बर्मन के वकील ही उन्हें किसी तरह समझाकर वहां से ले गए। लिली, प्राची और सोमनाथ बर्मन अब एक साथ थे। वे तीनों शकुंतला जी से मिलने उनके घर आए हुए थे। वे इन दिनों अपने माँ के घर रह रही थी। यहाँ भी ज्यादातर लोग उन्हें पागल ही समझते हैं। खैर, वो एक बड़ा सफेद दीवारों वाला साफ सुथरा कमरा था। कमरे में जरूरत से कम लाइट्स थे। कह सकते हैं कमरे में रोशनी से अधिक अंधेरा पसरा हुआ था। फिर भी एक कोने में बैठी उन्हें वो दिखी। वो शकुंतला जी ही थी जो अब तक अपने बच्चे की मौत और पति की दगाबाजी से बाहर निकल नहीं पाई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अखिलेश बर्मन ने कुणाल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, लेकिन ये बात कोई नहीं यकीन करता। उल्टा सब उन्हें ही पागल बनाने पर तुले हुए हैं। उनके घर का माहौल भी उनके प्रति थोड़ा रूखा ही था। मतलब वहां भी लोगों को लग रहा था कि उन्होंने अपने पागलपन की वजह से ही अपने बच्चे को खोया था और अब वे अपने पति को भी मारना चाहती है। घर का एक नौकर सोमनाथ चट्टोपाध्याय लिली
और प्राची को शकुंतला जी के कमरे तक छोड़ने गया था। और जब उसने उस अंधेरे कमरे में एक बड़ी लाइट जलाई तो वो चौंक पड़ी। उनके हाथों में नन्हे कुणाल की एक जोड़ी कपड़ा था जो कि उनके ही आंसुओं से भीगा हुआ था। उन्होंने अपने कमरे में तीन तीन अनजान लोगों को देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उनके भीतर की सारी संवेदनाएं खत्म हो गई हैं, जैसे उनकी चेतना शून्य में कहीं खो गई है। लेकिन वे सोमनाथ चट्टोपाध्याय थे। वे सिर्फ तारीखें ही नहीं, लोगों का जटिल दिमाग भी पढ़ सकते थे। अपनी बातों से वो लोगों के हृदय को बदल सकते थे। और ऐसा ही हुआ। उस कमरे से बाहर आते वक्त शकुंतला जी के चेहरे में गजब का तेज था, जैसे उन्हें जीने का मकसद मिल गया था। हाँ, अपने बच्चे को तो खो दिया, लेकिन वो किसी और को अब मरने नहीं दे सकती। इस एक श्राप के साथ अब कितनी कहानियां जुड़ गई थी लोगों की भावनाएं, उनका गुस्सा और आर उनके दुख। प्राची से प्रज्ञा की मुलाकात बेहद भावुक कर देने वाला पल था। प्राची बस एक तक प्रज्ञा को देख रही थी और सोच रही थी कितना शौक था उसे गुड़ियों का। अगर उस वक्त उसे प्राची मिली होती जब वो जिंदा थी तो कितना खेलती वो अपनी इस प्यारी सी गुड़िया के साथ। काश कि वो मरी ही ना होती, लेकिन कुछ काश बस यूं ही काश बनकर रह जाती है। कितना सुखद होता दोनों बच्चियों का बचपन, माँ और पिता के स्नेह तले कितना सुकून होता उनके जीवन में। लेकिन क्या ही करे जब एक पिता और एक माँ ही अपने बच्चों की दुश्मन बन जाए। सोचकर ही गुस्से से लाल हो गई थी उसकी सुखी आंखें। उसने बस प्राची से एक ही सवाल किया था, तुम्हें माँ प्यार तो करती है ना? हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन आपसे कम। वे सबसे ज्यादा आपको प्यार करती है। प्राची का इतना कहना था कि प्रज्ञा एक पल में ही गायब हो गई। और इसके तुरंत बाद प्राची के हाथों से वो बालों वाली गुड़िया भी गायब हो गई थी। कोई देख नहीं पाया, सिर्फ प्रकृति जानती थी उस दिन एक रूह कितना बिलख कर रोई थी। उस रात अखिलेश बर्मन ने भी जी भरकर शराब पिया था। उनके साथ दिलेर साहू भी थे, जहां दोनों पुराने दोस्त मिलकर अपने एक दोस्त के मरने का दुख मना रहे थे। दिलेर साहू का सिर्फ नाम ही दिलेर नहीं था, वे दिल से भी बड़े दिलदार थे। बार बार वे यही रट रहे थे कि मित्तल को मारने वाला अगर उन्हें अभी मिल जाए तो अभी वो उनका खून पी जाएंगे। अखिलेश बर्मन बाकायदा नशे में थे, लेकिन इसके बावजूद वे उसे और ज्यादा भड़का रहे थे। और आखिरकार उन्होंने अपना आखिरी दांव खेला। देख दिलेर, बस बोलने से कुछ होगा नहीं, हमें उसे मारना ही होगा, चाहे वो जो भी हो। देख, हम वहां जा सकते हैं, उसे वहां जाकर मार सकते हैं। अरे, उसने हमारे इतने खास दोस्त को मारा है। साले की उम्र ही क्या थी अभी। मैं तो कहता हूं चल अभी घाटी में चलते हैं। अखिलेश बर्मन का इतना कहना था कि दिलेर साहू तैयार हो गया और उनकी गाड़ी घाटियों के रास्ते सरपट भागने लगी। दूसरी तरफ, मुझे जाने दो, इतने इंसानों की मौत देखने की मेरी आदत नहीं है। एक रात प्रज्ञा की रूह ने घिनू से कहा, चली जाओ। घिनू ने भी दो टूक जवाब दिया, मैं ऐसे नहीं जा सकती, तुम मुझे मेरी शक्तियां लौटा दो, उनके बगैर मैं जा नहीं सकती। मेरी गुड़िया और वो बाल मेरे जो कुएं में फंसे रह गए थे वो मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी, फिर इस जगह में तुम जो चाहो करो। हाँ, तुम्हें लगता है वो मैं तुम्हें दे दूंगा? अरे, मैंने तो बड़े हिफाजत से रखा है उसे। आखिर मेरे कमजोरियों के दिनों में उन चीजों ने मेरी बहुत मदद की थी, घिनू ने बेशर्मी से कहा। और अभी भी कर रही है ना? तुम भी जानते हो उन चीजों के अलावे तुम इस जगह में ठहर नहीं सकते। आखिर पूरी घाटी में से तुमने अपने ठिकाने के लिए यही जगह क्यों चुनी? क्योंकि इस जगह ने तुम्हें स्वीकार लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास मेरी शक्तियां थी। मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को तुमने कैद कर लिया है, मेरी अच्छाइयां खो गई हैं। बताओ मैं क्या करूं कि मेरी शक्तियां तुम मुझे लौटा दो? इंतजार करो, मैं खुद अपनी ताकतें और अपनी उम्र बढ़ा रहा हूं ताकि मुझे किसी और की शक्तियों की जरूरत न पड़े। मैं लोगों के दिमाग को उनसे छीन रहा हूं ताकि उनके आत्मा में कब्जा कर सको। फिर मेरी सेना में सिर्फ ये मामूली कीड़े ही नहीं रह जाएंगे, मेरे साथ होगी इस घाटी के तमाम मरे हुए लोगों की रूह। मैं लोगों से उनकी सारी जवानी निचोड़ रहा हूं ताकि खुद को इस दुनिया में ज्यादा दिनों तक बचाए रख सकूं, वरना फिर उसका जन्म होगा और फिर मुझे झेलनी होगी उसके हिस्से का सारा दर्द। देखो, लोग अब मुझसे डरने लगे हैं, घाटी भी लगभग पूरी खाली है। मैं यहां से बाहर नहीं जा सकता, मेरी सीमाएं तय की गई है ताकि मैं अपनी सीमाओं को लांघकर कभी खुद से, उसे
कुणाल को मार न सकूं। अब भले वो खुद ही वो मर गया है, लेकिन कभी उसकी सुरक्षा के लिए ही ये सारी बातें उस श्राप के साथ जोड़ दी गई थी। लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो। तुम तो लोगों को यहाँ बुला सकती हो ना। तुम घाटी के रास्ते से गुजरने वालों को बहकाकर यहाँ ला सकती हो। फिर हम दोनों का काम होगा। यकीन करो, मैं लौटा दूंगा तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें। गिनू ने यह बात एक जहरीली मुस्कान को छिपाकर कहा था। प्रज्ञा मान गई। आखिर यही तो करना था उसे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसे तय किया गया था। वो गिनू को लेकर वहां से हट गई। वे दोनों अब घाटी के एक दूसरे छोर पर थे, जो थोड़ा आबादी से सटा हुआ था। शर्त यह थी कि प्रज्ञा लोगों को घाटी में बुलाकर ले आएगी और गिनू अपना काम करेगा। बदले में बहुत जल्द वो प्रज्ञा को उसकी बुरी ताकतें लौटा देगा। अखिलेश बर्मन जब दिलेर साहू को लेकर कुएं तक पहुंचा तो वहां गिनू नहीं था, लेकिन वहां कोई था। कोई औरत जो कुएं के भीतर अपने पैर लटकाए कुएं की दीवार पर बैठी थी। कौन हो तुम? अखिलेश बर्मन ने झुंझलाकर पूछा। तुम्हारी पत्नी, शकुंतला जी ने बड़ी नर्म और ठहरी हुई आवाज में कहा। इतना कहना था कि अखिलेश बर्मन के भीतर का सारा नशा छू मंत्र हो गया। वे फटी हुई आंखों से अब शकुंतला जी को देख रहा था। उनकी पीठ इस वक्त अखिलेश बर्मन की तरफ ही थी। कहीं यह गिनू का कोई भद्दा मजाक तो नहीं? अचानक ये बात उनकी दिमाग में कौन था? लेकिन उन्होंने गौर किया कि गिनू चाहे किसी भी रूप में रहे, उसके अगल बगल भिनभिनाते कीड़ों का होना हमेशा ही तय होता है। लेकिन इस वक्त उनका नामो निशान नहीं था। इसका मतलब था वो औरत सच में शकुंतला जी ही थी। शकुंतला, क्या तुम हो? तुम यहां कैसे आई? जैसे हर दिन तुम आते हो, लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? देखो, यहां बहुत खतरा है। खतरा? हम, मैं जानती हूं तुमसे बहुत खतरा है। अब इन दिनों तुम अपने ही लोगों को मार जो रहे हो। शकुंतला का इतना बोलना था कि अखिलेश बर्मन के पास खड़े दिलेर साहू के कान ऊंचे हो गए। वे 4 कदम पीछे हट गए। ये क्या बोल रही हो तुम? लगता है पागलपन अभी तक उतरा नहीं तुम्हारा। मैं भला क्यों मारूंगा अपने लोगों को? ये सवाल तो अपने भीतर के आत्मा से पूछना चाहिए तुम्हें। तुमने पहले अपने ही बेटे को मारा। तुम्हें शायद सुकून चाहिए था जीवन में। उसके बाद अपने दोस्त चंदन मित्तल को मारा। क्यों? क्योंकि दौलत के लिए। अब एक और दोस्त को मारने के लिए ले आए हो। कल शायद किसी और को ले आओ। लेकिन एक काम करो, उससे पहले तुम आज मुझे ही मार दो, क्योंकि तुम इधर उधर से जितना भी दौलत इकट्ठा करोगे उन सब की आधी हकदार मैं रहूंगी। इसलिए सबसे बड़ा फायदा तुम्हें मुझे मारकर ही होगा। देखो, मैंने चंदन मित्तल को नहीं मारा, उसे गिनू ने मारा था। और गिनू के सामने उसे पेश किसने किया था? अब अखिलेश बर्मन की बोलती बंद हो गई थी। वे अब अपना सर झुका लिए थे। ये वही वक्त था जब दिलेर साहू अपनी जान बचाकर यहां से भाग गए थे। तुम कैसे जानती हो ये सब? जैसे सिर्फ मैं ही जानती थी कि तुमने कुणाल को खुद के ही हाथों से सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था और खुद को बचाने के लिए मुझे पागल करार दे दिया। तो बताओ भला मैं क्या ही करता? मैं खो रहा था तुम्हें। कुणाल से प्रेम मुझे भी था, लेकिन उसकी वजह से मैं तुम्हें खोता जा रहा था। वैसे भी वो सामान्य नहीं था शकुंतला, उसकी मौत तय थी। मैं नहीं भी मारता तो शायद गिनू उसे मार देता। वो कब से उसे तलाश रहा था। तुम नहीं जानती शकुंतला, अतीत के साथ हम बुरी तरह लिपटे हुए थे। वो कोई आम बच्चा नहीं था। मैं सब जानती हूँ गिनू उसके पीछे पड़ा था, लेकिन गिनू तब तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता जब तक तुम उसका ख्याल रखते। इतिहास ने तुम्हें उसकी हिफाजत के लिए चुना था ना। और तुम जानती हो, अगर अच्छाई अपने जगह पर अटल रहे तो बुराई की उसके आगे कोई औकात नहीं रहती। गिनू की ताकतें बढ़ी कुणाल की मौत से। वो जैसा भी था, हमारा बच्चा था अखिलेश। ये बात तुम क्यों नहीं समझते? ईश्वर ने हमें चुना था उसके लिए। फिर कब तक हमें उसका ख्याल रखना पड़ता? एक उम्र के बाद तो सब समझने ही लगता वो। फिर तो जिंदगी पड़ी थी ना हमारे पास एक दूसरे के लिए। लेकिन तुमने क्या किया? इतिहास को दोहराया, जिसकी वजह से अब सैकड़ों लोग मर रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है इन बातों का? पछतावा है, लेकिन किसके लिए पछताओ? क्या तुम लौटोगी मेरे पास? यकीन करो, मेरा दिल मुझे हर दिन धिक्कारता रहा, लेकिन अपने भीतर की कमजोरी को ढंपने के लिए मैंने बुराई का साथ दिया। तुम ही बताओ अब क्या करूं मैं? वही जिसके तुम वफादार बने हो, उसे ही छलना होगा तुम्हें। लेकिन कैसे? वो सब तुम्हें वे लोग बताएंगे। ये बोलते हुए शकुंतला जी ने अपने दाएं हाथ से एक तरफ इशारा किया। अखिलेश बर्मन ने देखा, वहां सोमनाथ चट्टोपाध्याय, लिली और एक कोई लड़की खड़ी थी। असल में वो प्राची थी,
लेकिन अखिलेश जी उसे जानते नहीं थे। उनकी नजर शर्म से नीची हो गई। वे सोमनाथ चट्टोपाध्याय से नजर नहीं मिला पा रहे थे। कितना भरोसा किया था इस इंसान ने उन पर। अपनी पूरी दुनिया को दूर किसी देश में छोड़कर वे यहाँ आए थे ताकि इस मुसीबत से सबको बाहर निकाल सकें। भूल जाओ जो हुआ, अब सोचो क्या करना है। अच्छाई के राह पर लौट आओगे या बुराई के इस गहरे कुएं में उतरोगे, फैसला तुम्हारा होगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अच्छाई का साथ दिया तो तुम्हें वो सब कुछ वापस मिल जाएगा जो तुम चाहते हो, तुम्हारी पत्नी भी। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने अखिलेश बर्मन की पीठ में हाथ रखते हुए कहा, जैसा आप कहेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, अब मुझे कैसे भी सब ठीक करना है। अखिलेश बर्मन ने लगभग सोमनाथ चट्टोपाध्याय के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा, फिर ठीक है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। वे लोग आपस में काफी देर तक बातें करते रहे और फिर लिली, प्राची और सोमनाथ चट्टोपाध्याय वही अंधेरे एक कोने में छिप गए। अखिलेश बर्मन ने शकुंतला जी के हाथों को एक मोटी रस्सी से बांध कर रखा था और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे खुद ही अपनी पत्नी को घिनू के लिए शिकार बनाकर लाए हैं। आधी रात बीत गई थी। घिनू का कोई अता पता नहीं था। प्रज्ञा घिनू को लेकर रास्तों में थी, लेकिन अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। और तभी लिली ने देखा प्रज्ञा ठीक उसके सामने ही खड़ी थी। वे लोग लौट आए थे। घिनू भी इस वक्त अखिलेश बर्मन के सामने खड़ा था और दोनों में बातें हो रही थी। इस औरत को ही खत्म कर डालिए आज, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। वैसे भी मेरी सारी कमाई पर बिना मेहनत ये आधा हिस्सा अपना लिखवा रखी है। बगैर चेहरे में कोई घबराहट लिए अखिलेश बर्मन बोलते जा रहे थे और घिनू सोच रहा था, ये इंसान तो वाकई बहुत बड़ा कमीना निकला। इसे अपने परिवार से कोई मोह नहीं है। खैर, उसे क्या, उसे तो बस अपने शिकार से मतलब है। वैसे भी प्रज्ञा ने आज उसका बेमतलब ही समय बर्बाद किया। एक भी इंसान को लेकर आ नहीं पाई वो। घिनू ने देखा कुएं के दीवारों से चिपकी वो एक भोली भाली औरत थी। उसके हाथ बंधे थे और वो असहाय दृष्टि से इधर उधर देख रही थी, जैसे काश कोई आए और उसे बचा ले इस दानव से। घिनू ने एक कुटिल मुस्कान छोड़ी और आहिस्ते आहिस्ते वो शकुंतला जी की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। उसके मुंह से वही घिनौना लार टपक रहा था, चेहरे पर वही बेशर्मी और आसपास वही कीड़ों की भनभनाहट। शकुंतला जी ने डर कर आंखें बंद कर ली। अभी घिनू शकुंतला जी को बस छूने ही वाला था कि तभी कोई चीज उससे टकरा गई और जैसे घिनू को अचानक ही एक जोरदार करंट लगा हो, वो छिटक कर काफी दूर जा गिरा। वो फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा और उसे सामने ही एक गुड़िया दिखी, बालों से बनी एक साधारण सी गुड़िया। लेकिन उसमें भला इतनी ताकत कहां से आई कि वो घिनू को पछाड़ दे। तभी घिनू के सामने सोमनाथ चट्टोपाध्याय आ खड़े हुए। अब वे मुस्कुरा रहे थे और घिनू इस वक्त भी जमीन पर गिरा अवाक बैठा था। उसकी समझ से सब कुछ परे हो गया था जैसे। उसने तिरछी नजर से एक बार अखिलेश बर्मन की तरफ देखा तो वे अपनी पत्नी को सीने से चिपकाए खड़े दिखे। अब उसे सब कुछ दिखने लगा था, लिली, प्रज्ञा की रूह और प्राची भी। साथ ही अब उनके साथ दिलेर साहू भी खड़े थे। असल में सोमनाथ चट्टोपाध्याय दिलेर साहू को बीच रास्ते से समझाकर वापस ले आए थे। दिलेर साहू और अखिलेश बर्मन ने मिलकर घिनू को एक मोटी रस्सी से उसी कुएं के साथ बांध दिया। हाँ, अब वो काफी कमजोर था। पहली बार उसका सामना एक अच्छी ताकत से हुआ था। प्रज्ञा की अच्छी ताकतों ने उसे कमजोर कर दिया था। घिनू आज बिल्कुल उसी तरह चिल्ला रहा था जैसे वो कुणाल के मौत के दिन चिल्ला रहा था। आसपास तैनात खड़े पुलिसकर्मियों को जब घिनू के चीखने की आवाज आई तो वे सभी भी कुएं के पास चले आए। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने इशारे से उन्हें कुछ भी न करने को कहा और जैसा कि मैंने पहले ही लिखा है कि उनका व्यक्तित्व ही वैसा था कि चाहे कितना भी ऊंचे ओहदे का इंसान हो, उनकी बात को टाल नहीं सकता था। घिनू जानता था ये सब बस कुछ ही देर का खेल है, जल्दी ही अच्छी ताकतों का असर उस पे से खत्म होगा और वो इन सब को खत्म कर डालेगा। लेकिन तभी उनके सामने प्रज्ञा आ गई और बोली, आज तक तुमने सिर्फ मेरी बुरी शक्तियां ही देखी थी, लेकिन आज पहली बार तुम मेरी अच्छाइयों से रूबरू हुए हो। जानती हो, मेरी अच्छाइयां तुम्हें मार नहीं सकती। ये सिर्फ इसलिए भी तुम पर काम कर रही है क्योंकि इसे तुम पर फेंकने वाला भी वही था जिस पर तुमने यकीन किया था। अखिलेश बर्मन ने ही ये गुड़िया तुम पर फेंकी थी। इस दुनिया में तुमने सिर्फ मुझ पर
और अखिलेश बर्मन पर ही तो यकीन किया था, इसलिए इन दोनों से मिले धोखे ने ही तुम्हें कमजोर किया है। प्रज्ञा की बातें खत्म हुई तो सोमनाथ चट्टोपाध्याय बोलने लगे, हम सभी चाहते तो धोखे से ही तुम्हें खत्म कर सकते थे। हाँ, तैयारियां थोड़ी और करनी पड़ती, लेकिन जानते हो ऐसा करने से क्या होगा? ये श्राप वहीं का वहीं बरकरार रह जाएगा। सिर्फ तुम इस श्राप को खत्म कर सकते हो। एकलौते तुम ही हो जो सब कुछ ठीक कर सकते हो। तुम्हारे द्वारा की गई एक अच्छाई तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर देगा। नहीं तो ये सब फिर दोहरेगा, फिर वो जन्म लेगा और तुम भी। और हर बार ये जरूरी नहीं होगा कि उसकी मौत इतनी जल्दी हो जाए। वो सालों साल जिएगा और तुम उसके हिस्से के दर्द को झेलोगे। वही तुम्हारा घिनौना रूप होगा जिससे इंसान डरेंगे नहीं बल्कि भागेंगे। लेकिन तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो गिनो ने फिर बेहयाई से पूछा, तो मैं एक बार फिर उसे जन्म दूंगी। फिर वो आएगा मेरे पास और इस बार मैं खुद उसे खौलते तेल में झोंक दूंगी, ताकि तुम्हें इतनी जलन महसूस हो कि तुम्हारी यह शैतान आत्मा भी मर जाए। इतने लोगों के मरने से अच्छा है कि मेरा ही बेटा हर बार मर जाए। इस बार कांपते हुए शकुंतला जी बोल रही थी। ये वह वैसे भी अपने बच्चे की मौत से बौखलाई हुई थी। ऊपर से गिनू की यह दीठता उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। गिनू के भीतर कुछ बदल रहा था। वो समझ रहा था सोमनाथ चट्टोपाध्याय के दिए तर्कों को। सब कुछ बार बार शुरू होने से अच्छा है हमेशा के लिए का खत्म हो जाना। वैसे भी इन सब में नुकसान तो हर बार उसका ही होगा। वो ही झेलेगा दर्द, उसके ही हिस्से आएगी लोगों की बद्दुआएं। उसने सोमनाथ चट्टोपाध्याय से आखिरकार पूछ ही लिया, लेकिन मैं भला ऐसा क्या करूं जिसे अच्छा काम कहेंगे आप सब? सोमनाथ चट्टोपाध्याय मुस्कुराए। पहली बार गिनू में उन्हें मासूमियत दिखाई पड़ी और वे बोले, इस अच्छाई को अपने गले से लगाकर उस बुराई से भरे कुएं में समा जाओ। इस जगह की मनहूसियत खत्म हो जाएगी और उसके साथ ही खत्म हो जाओगे तुम, और ये श्राप भी खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। प्रज्ञा की रूह यहां से आजाद हो जाएगी और उसका नया जन्म हो पाएगा। यही होगा तुम्हारे द्वारा किया गया एक अच्छा काम, जिसके बदौलत ही ये श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गिनू ने एक लंबी आह भरी। अभी जिस दर्द को वो झेलने वाला था, उस दर्द की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है बुराई का अच्छाई को गले से लगाना, लेकिन उसने ऐसा किया। सोमनाथ चट्टोपाध्याय ने सभी को कुएं से दूर जाने का इशारा किया। गिनू उठा और उसने प्रज्ञा की उस बालों वाली गुड़िया को अपने से चिपकाकर एक ही पल में तेजी से कुएं में छलांग लगा दी। उसके बाद कुएं के भीतर से विस्फोटक आवाजें आने लगी, जैसे कुएं के भीतर अनगिनत पत्थरों की बारिश हो रही हो। देखते ही देखते कुएं का नामो निशान खत्म हो गया। वो वही की मिट्टी में गुम हो गया और इसके साथ ही प्रज्ञा की रूह भी सफेद आसमान की सफेदी में कहीं गुम हो गई। जीवन फिर से शुरू होने लगा। प्राची वापस अपनी मां के पास लौट गई। सोमनाथ चट्टोपाध्याय भी वापस जर्मन चले गए। अखिलेश बर्मन ने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ महीनों की कानूनन सजा भी हुई। अब वे अपनी पत्नी के साथ सुकून से अपने बर्मन विला में रहते हैं। फिलहाल उनकी पत्नी यानी शकुंतला जी फिर से 9 महीने की गर्भवती है। इस बार जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुई तो जानबूझकर वे उसी सरकारी अस्पताल में गए जहां कुणाल का जन्म हुआ था। शायद इस तरह से ही वे लोग कुणाल को याद करते रहेंगे। उनकी दूसरी संतान का जन्म भी इसी सरकारी अस्पताल में हुआ, लेकिन इस बार जन्म के बाद उनकी बच्ची इतने जोर की रोई कि सारा अस्पताल ही बच्ची को देखने के लिए आ गया। उनकी बच्ची, जिसका नाम बड़े प्यार से उन्होंने प्रज्ञा रखा था। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।